अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है। अल्लाह कुरान में बहुत सारी जगहों पे ये फरमा चुके कि हम जिसे चाहें बेटे अता करें, हम जिसे चाहें बेटियां अता करें, और जिसे चाहें हम कुछ भी ना दें। अब जो उससे ना हो सका वो तू कर, क्यों? उससे तो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उसने तुझे इख्तियार दिया, तुझे नाइब बनाया, खलीफा बनाया। आज भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। मेरे टिश्यूज लिए वहां से, स्टमक से। मैं कहा वेरी गुड, वही मैं बात कर रहा था। मैं कि जहां से टिश्यू लिए वहां से मिद्दा पंक्चर हुआ कि नहीं, वहां पे टुक लगे। हाँ। आपके जो लास्ट वाला कॉलोन वाला एरिया है उसके अंदर सर आपके जलन, बर्निंग और टीस, चुभन, दर्द ਉਹੀ ਕੰਮ है ਜਿਹੜਾ नाई किसी वेले मौका कट दिंदा सी, आज डॉक्टर कट दिंदा। हमारी ग़िज़ा भी ऐसी है जो पॉइजन बन चुकी, ड्रग। एक उठता है वो कहता है नहीं मैं कट लगाऊंगा और मुझे यहाँ से एक पीस निकाल के, एक टिश्यू निकाल के कैंसर के लिए भेजना है, हिस्टोपैथोलॉजिकली, बायोप्सी के लिए। जब तक हम अपने आका अलैहिस्सलाम की उस हदीस के मुताबिक मिसवाक तक थे, मुझे बताइए किसी के दान में कोई मसला हुआ था? ये आलू की फसल है जिसको 12, 14, 16 बोरी तक खाद लग रही। बादाम लाएं, साबित रख छोड़ें, आपको हलवा, सूजी, खीर जिसमें भी डालने या खुद खाने हैं तो जितने जिस वक्त चाहिए उतनी उसमें से छिलका तोड़ के उसमें से वो निकाल कर फ्रेश गिरी लें। अल्लाह के नाम में बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला। व्यूज़, आज एक दफ़ा फिर हमारे पास डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील महरवी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके टाइम का। आपको गाहे बगाए हम ज़हमत देते रहते हैं, क्योंकि लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फिर तो पढ़ लेना कि नहीं सर प्लीज़ आके ये सवालों का जवाब दे दें। अब तो फ़ोन आने शुरू हो गए, सर डॉक्टर साहब को जाना है तो ए भी पूछ लेना तुसी तो वो मैं इस दौरान कर लूँगा। लेकिन एक मैं स्टार्ट में एक से आपसे बात कर लूँ। एक मैं अंग्रेज़ डॉक्टर की कोई रिसर्च देख रहा था, तो उसमें उसने कहा हुआ था कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें से किसी एक खातून पेशेंट के पास मैं गया जो अच्छी विजिलेंट थी, जिसने पढ़ती पढ़ाती थी, सारा देखती थी अपने साथ, मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, कीमोज हो रहे, सारा कुछ हो रहे, तो उसकी सारी रिसर्च की हुई थी। तो उसने कहा कि वो, मैं एक दफ़ा उसके पास गया तो आखिरी दिन अब कम तकरीबन उसके आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हाल थी। तो वो एक कागज़ लिख रही थी, तो मैंने देखा क्या लिख रही हो, तो उसने कहा कि मैं अपना जो डेथ सर्टिफिकेट, बैठी हूँ तो मैं अपना डेथ सर्टिफिकेट खुद ही फिल कर रही हूँ। तो अच्छा डेथ सर्टिफिकेट में क्या फिल कर रही हूँ, कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या लिखोगी तुम? तो उसने कहा कि मैं तो सच लिखना चाह रही हूँ, लेकिन लोग क्या बर्दाश्त कर लेंगे? डॉक्टर ने कहा व्हाटएवर तुम लिखो, कॉज ऑफ डेथ कैंसर जो भी है क्या है। तो उसने कॉज ऑफ डेथ रेडिएशंस लिखा, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आज तक अगर मैं आपको सच बताऊं, काफ़ी सीनियर, काफ़ी बूढ़ा सा पुराना सा बेचारा डॉक्टर था, इसलिए मैं सच बोलना शुरू कर दिया था कि वो अपने भी आखिरी एज में था। हाँ, तो उसमें उसने कहा कि जी आज तक जो मैंने जितने पेशेंट्स को देखा है कैंसर के, कोई कैंसर का पेशेंट उसकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो कैंसर नहीं रही, वो हार्ट फेलियर रही है, वो लंग्स क्लैप्स कर गए हैं, वो मैदे में कुछ मसला हो गया है, ब्रेन हैमरेज हो गई है, कोई और जो बॉडी ऑर्गन है वो जो है वो कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से डेथ हुई है। आप इससे एग्री करेंगे? मैं सर इससे ज्यादा बढ़ के एग्री करूंगा, बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें एक ऐड करेंगे? यस ऐड करूंगा। और बेसिकली अगर हम कैलिफोर्निया के अगर नजर मारते अमेरिका में, तो एक डॉक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर बैडन बी जॉन्स, ओके, जो कि कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। लवली। और इन्होंने एक रिसर्च शुरू की थी कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर, और वो कहता है कि जितनी सर्जरियां मैंने कैंसर के पेशेंट्स के लिए सर्जरियां की हैं कैंसर में, जी जी, वो कहता है इतनी किसी दुनिया के जनरल सर्जन्स ने इतनी सर्जरियां नहीं की होंगी जितनी मैंने की कैंसर के पेशेंट्स को काटा। अच्छा यानी जहां जहां कैंसर उसको मिला उसने कहा कि शायद इसको काट देना ही हाल है। और वो कहता है कि मैंने अमेरिका जैसी मुल्क के करोड़ डॉलर्स मैंने इस कैंसर की रिसर्च के ऊपर खर्च करवाए, बिल्कुल सही। और उसके बाद वो कहता है कि कैंसर जिसका भी मैंने ऑपरेशन किया, वो कैंसर उसके बाद दोबारा फिर आया,
और उसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो वो कहता है जब बार बार कैंसर आ रहा था तो मुझे सोच आई कि कुछ और करना है। तो उसने सबसे पहले उसके लिए एक थेरेपी जो है वो सिस्टम, उसको एक रिसर्च किया, और वो थेरेपी उसकी थी रेडियोथेरेपी। ओके। रेडियोथेरेपी शुरू हुई, और रेडियोथेरेपी अब जो है वो दुनिया में तकरीबन नापैद हो चुकी हुई है। और आगे निकल के लोग आगे निकल गए, उससे आगे आगे उसने वो रेडियोथेरेपीज की शुरू, और उसने कहा शायद इससे कैंसर के हुलिये मरेंगे और मरीज ठीक हो जाएगा और कैंसर दोबारा नहीं आएगा। तो उसने क्या किया कि वो रिसर्च की, और ये जो रेडियोथेरेपी थी वो आ गई। उसके बाद उसने देखा कि इससे भी मसला हल नहीं होगा, नहीं हो रहा। तो उसने इस थेरेपी को भी नेग्लेक्ट किया और आगे बढ़ा, और एक नई रिसर्च के साथ फिर वो आ गई रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी आई, वो भी उसका सेरा उसी के ऊपर जाता है जो इसको इजाद करने का मौजूद कह लें। फिर उसने इसको भी पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, लॉट ऑफ पेशेंट जो है ना उनके ऊपर अप्लाई हुआ, और एंड क्या हुआ कि वो भी निगलेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई रेडिएशन भी। उसके बाद वो कीमो आ गई। कीमो के बाद उसने वो बिल्कुल हथियार फेंक के साइड पे हो गया, और उस वक्त तक अमेरिका जैसे मुल्क के करोड़ हा करोड़ डॉलर्स खर्च करवा के, वो कहता है अपनी किताब में कि मैं जहां खड़ा हूं, दुनिया का कोई डॉक्टर रिसर्च करते हुए मेरे लेवल तक आने के लिए पहले तो उसके पास करोड़ हा करोड़ डॉलर्स हो, फिर वो मेरे लेवल तक आएगा। और वो कहता है जहां मैं खड़ा हूं, जिस जगह पे रिसर्च करके मैं खड़ा हूं, कहता है मुझे वहां से आगे भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती कैंसर के लिए। और वो कहता है कि मैंने तौबा की, और मैंने कहा कि इसको छोड़ें, सारी ये थेरेपीज उसने नेग्लेक्ट की। उसके बाद वो लिखता है कि अगर आपको, यानी होम्योपैथिक हो गया, नेचुरोपैथिक हो गया, हर्बल हो गया, या एक्यूपंक्चर हो गया, या दम शम के से इलाज करना, रूहानियत, या कोई भी व्हाट्सएवर, वो कहता है दुनिया में बेशुमार तरीका इलाज के हैं। तो वो कहता है कि अगर आपको किसी भी तरीका इलाज के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है, आप बिलीव नहीं करते, तो कहता ना करें। लेकिन वो कहता है कि अपने मरीज को आप एलोपैथिक सिस्टम के अंदर जो भी थेरेपीज हैं, इवन सर्जरी तक, वो कहते हैं आप अपने मरीज को इससे दूर ले जाएं, इससे दूर रखें, तो आपका मरीज कम तकलीफों में, कम अजियतों में आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम जिंदा रहेगा। ये जो रेडिएशंस हैं, जो थेरेपीज हैं, जो कीमो है, वो तो आपके जिस्म को जला देती है। अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर आपने एलोपैथिक के इस सिस्टम में किसी भी थेरेपी की तरफ या सर्जरी की तरफ गए, तो वो कहता है कि आपका जो पेशेंट है, वो जिन तकलीफों अजियतों पे शायद उसने 20 साल बाद पहुंचना था, वो पेशेंट आपका 20 हफ्तों में या 20 महीनों में शायद जिंदा भी रहे कि ना रहे। फिर वो ये कहता है कि दुनिया में कोई शख्स तीसरी थेरेपी के लिए जिंदा नहीं रहा, तीसरी थेरेपी के लिए। अब इस वक्त जो है ना, वो लोग, अभी बहुत सारे नीचे आपके कमेंट्स आएंगे, जो वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे हमारे फलां ने इतनी थेरेपीज हो गई, फलां को इतनी थेरेपीज लग गई। सवाल ये है कि वो एक थेरेपी जिसकी वो बात करता है, वो थेरेपी हमारे यहाँ भी किसी दौर में पाकिस्तान में लगती थी, जब मरीज के सर से लेके पांव तक सारे बाल झड़ जाते थे। अब क्या पोजीशन है? अब ये है कि एक थेरेपी को आप चाहे 10, 50, 70 दफा, 100 दफा करके थोड़ा थोड़ा देते रहें, और मरीज थेरेपियां गिनते हैं, और वो कहते हैं, जैसे मैंने कल एक पेशेंट देखा, रहीमयार खान से एक केस है, उसकी सर 9 केमो हुई हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमयार खान से। उसके बाद उन्होंने 9 केमो लगाने के बाद उन्होंने उसको रेफर कर दिया लाहौर में, अनमोल हॉस्पिटल चले जाएं, और वहां पे 18 उसकी जो है ना वो रेडिएशन हुई, 9 और 18। अब जब मैंने वो केस मेरे पास आया, मैंने जब उसको देखा, तो सर कैंसर के हुलियों के और ट्यूमर मार्क्स के जो वो टेस्ट होते हैं ना सर, एक भी नहीं था, और इतना कुछ हो चुका हुआ है। आप अंदाजा कर लीजिए डॉक्टर्स की
इसको क्या कहेंगे, नेग्लिजेंसी, और इसको वो क्या कीमो भी कहेंगे, करी जाए, रेडिएशन वो भी करी केमो जा भी रही हो है। गई, रेडिएशंस भी हो गई, ठीक है, और पेशेंट जो है वो कहाँ लास्ट स्टेज पे पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। और उनके पास ये टेस्ट नहीं था। अल्फा फिटोप्रोटीन, CA125, CA19.9, CA15.3, CEA, C3, C4, ये मैंने चले इतने बड़े, ये जो इतने गिनाए इनमें से एक भी नहीं था। तो क्या कहेंगे उसको कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। एक्चुअल वो बात जो आपने की ना स्टार्ट ली, मैं उसके साथ सर 1,00,000 गुना उस पे इत्तफाक करता हूं, इसलिए कि जब भी आप कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ऐसा कुछ करते हैं, कोई भी थेरेपीज और कुछ भी ऐसी छेड़खानी में जाते हैं, तो सबसे पहले पता क्या होता है, वो आपकी कुव्वत मदाफियत को, इम्यून सिस्टम को, आपके हीलिंग पावर सिस्टम को और आपके डिफेंस सिस्टम को, पूरे मैकेनिज्म को इतना वीक कर देता है कि सर कैंसर नहीं मारता मरीज को। कैंसर के ये जो तरीके हैं, ये मरीज की इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और उसके बाद उसकी हीलिंग पावर को लेट डाउन करता है, और बंदा इसकी वजह से मरता है, कैंसर से नहीं मरता, जो और पहली बात थी। और कैंसर इतना खतरनाक नहीं है जितना इसका वो जो एक फोबिया दे दिया गया और हम उसमें इस कदर डरे पड़े। इससे ज्यादा खतरनाक निमोनिया आपका, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ होती है। हाँ। इससे ज्यादा खतरनाक आपका एच पैलोरी है, कि जो इस वक्त दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी, यानी 8 अरब में से 5 अरब लोग जो है वो एच पैलोरी का शिकार हो चुके हुए हैं। उससे हमें डर नहीं आ रहा, जो हमें मेंटल डिसऑर्डर तक ले जा चुका हो, उससे नहीं आ रहा। और हम कहाँ डरे बैठे हैं कि एक लफ्ज कैंसर होना चाहिए बस। और दूसरा, हम ऐसी जगह पे घुसना चाहते हैं जहां पे बाहर कैंसर या अस्पताल लिखा हो या कैंसर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, हम वहां घुस जाएंगे। उसको क्या पता सर, वो डॉक्टर जो आपकी सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना चाहता है या एमआरआई करवाता है, वो एमआरआई के दौरान जब अपने पेशेंट को एमआरआई वाले कमरे में लिटाता है, वहां पे वो जो टेस्ट करवाता है, सर मैं 50,000 रुपया दूंगा, वो डॉक्टर वहां पे 15-20 मिनट उतनी देर पेशेंट के साथ खड़ा रहे, खुद भी खड़ा रहे, वो नहीं खड़ा रहे ना, क्यों नहीं खड़ा होता। तो जो जिस मरीज को आप लिटा रहे हैं उसके ऊपर वो जो सर रेजेस तो जो है, ये तो आपके जो एक्सरे की रेज है, ये उसके लिए इंतहाई हार्मफुल है, तंदुरुस्त बंदे के लिए हार्मफुल है। और आप एक ऐसे पेशेंट को उस कमरे में डाल रहे हो जिस कमरे में डॉक्टर क्या, उसका कोई स्टाफ, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। के सारे बाहर निकल आते हैं कमरे से, मशीन के बैठ के सारा करते हैं। वो दूसरे कमरे में होता है, वहां एक शीशा लगा होता है बीच में, उसमें से वो देख रहा है और वो उससे ऑब्जर्व करके वो सारे काम कर रहे हैं। तो आप अपने पेशेंट को डबल ग्लास के साथ, वो बुलेट प्रूफ टाइप शीशा। अच्छा, जितना कमरा, उस कमरे के ऊपर उसकी दीवारों के अंदर मटेरियल्स पे कि उसकी रेजेस दीवारों पे और उससे बाहर निकल के इफेक्ट किसी पे ना करें, जितना उनकी दीवारों के ऊपर खर्चा आता है ना सर, उतने पैसों में, सिर्फ उस एक कमरे की 4 दीवारों पे जितना खर्चा आता है, उतने पैसे में आपकी कोई 10 मरले का घर डबल स्टोरी फुल फर्निश बन जाता है। इससे ज्यादा पैसे उस पे कमरे पे खर्च होते हैं, उसके मटेरियल पे। ये हम सिर्फ एमआरआई की बात कर रहे हैं, एमआरआई बड़ा कॉमन है जी। एमआरआई तो हर छोटी चीज पे आजकल कहा जाता है कि एमआरआई करा सर। अब तो इस कदर हो रहा है कि कॉमन हो गया बड़ा। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो वो उसको कहता है कि चलें फर्स्ट टाइम है, वो कहता है एमआरआई करवाओ, सीटी स्कैन कराओ, और वो 2 दिन के बाद किसी और न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन या किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट या किसी के पास भी जाता है, तो वहां वो कहता है नहीं ये पुराना हो गया, 2 दिन हो गए, अब तुम फिर नया कराओ, अब नया रिजल्ट चाहिए मुझे। हाँ, हाँ। तो इलाज तुम्हारे पास है नहीं, रिजल्ट कौन सा तुम्हें चाहिए, उसको क्या देखना है आपने। तो ये जो है ना, अच्छा अब मैं इसकी मिसाल एक दूंगा कि मेरे अल्लाह ने इतना कमाल की हमें बॉडी अता की है ना, और उसके अंदर एक ऐसी कायनात है, अल्लाह, हम उस कायनात को अभी तक उसका मुशाहिदा ही नहीं कर सके, नहीं कर पा रहे। अब आप देखिएगा, ये फर्ज करें कि ये एक ट्यूमर है, ये एक रसौली है, ये माइक नहीं है, ये एक ट्यूमर है, एक रसौली है, एक फाइब्राइड है, एक सिस्ट है, कुछ भी कह लें इसको, एक मैस है, व्हाटएवर। अब ये जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसी के अंदर भी, जब आपके वो कैंसर सेल या आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी ऐसी
ऐसे जो आपकी बॉडी के लिए कैंसर या किसी चीज का बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे। आपका डिफेंस सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम और आपका हीलिंग पावर सिस्टम, ये तीनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट करते हैं और उन चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे लाकर एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, घेर लेते हैं उसको, घेर घेरा लेते डाल हैं। लेते हैं उसको, एक हाँ। चौक में इकट्ठा कर हाँ, लिया हाँ। जहां भी। वहां पे क्या होता है कि उसके ऊपर फिर हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो अल्लाह ताला है, वो इतना कमाल का मेरा रब है कि वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर देता, एक लेयर देता है। अल्लाहू अकबर। उस लेयर के ऊपर एक और लेयर, लेयर दर लेयर, दो चार जो भी जितनी चढ़ गई उसके ऊपर वो चढ़ गई, फिर वो मेरा रब उसको इतना थिक करता है, उस रसौली को, उसके अंदर उसके मटेरियल को अंदर सर, जिसको मटेरियल को, इकट्ठा किया अच्छा गया, इकट्ठा कि वो इसमें से बाहर ना जाए, ना जाए। इसमें से बाहर ना निकले। अब इसको कैद कर लिया सर, ये वो दहशतगर्द है, हाँ, ये आपकी बॉडी के दहशतगर्द है, ठीक। ये जहर है, जी जहर है, पॉइजन फुल है, टाइम जहर है, टॉक्सिस है, जो भी। व्हाटएवर। अब ये उसको, अच्छा इसके अंदर हमारी बॉडी के न्यूट्रेंट भी हैं, सर हाँ, हमारी ग़िज़ा भी ऐसी है जो पॉइजन बन चुकी है, ड्रग। वही ना, अच्छा जहर है एक सारा। एक ड्रग रिएक्शन होता है, एक हमारा ड्रग और हमारा फूड रिएक्शन होता है, एक फूड रिएक्शन भी होता है। थोड़ी सा ग़िज़ा के साथ भी आपस रिएक्शन में, करती है, हाँ, हाँ, ठीक। रिएक्ट कर गई। अब वो जब जो भी चीज इसमें से ऐसी हुई, वो वहां पे काबू आ गई और हाँ। उसको उसने प्रोटेक्टिव लेयर दे के उसको काबू कर लिया, एक शेल में उसको बंद कर दिया, और उसने कहा कि अब इसको यहां से बाहर नहीं जाने देना। ये ऐसे ही समझ ले जैसे हमारी डिफरेंट एजेंसियां, हमारी बिल्कुल सही फोर्सेस, और उसके बाद जैसे हमारे पुलिस और मुख्तलिफ हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी को पकड़ के बंद करते हैं ना, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया, व्हाटएवर कह रहे हैं। अच्छा अब क्या होता है कि अब वो तो अल्लाह ने प्रोटेक्टिव लेयर उसके इर्द गिर्द एक चढ़ा दी कि वही इससे बाहर नहीं जाना तुमने, क्योंकि इससे बाहर जाएगा ये दहशतगर्दी बड़े मसाइल पैदा करेगा, ये खराब करेगा। अब उसमें छेड़खानी कौन कर रहा है? फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली, छेड़खानी ना करना। हम छेड़खानी क्या कर रहे हैं? एक डॉक्टर उठता है, वो कहता है जी मुझे इसमें से नीडल बायोप्सी करनी। एक उठता है, वो कहता है नहीं मैं कट लगाऊंगा और मुझे यहाँ से एक पीस निकाल के, एक टिश्यू निकाल के कैंसर के लिए भेजना है, हिस्टोपैथोलॉजिकली बायोप्सी के लिए। आप मुझे ये बताएं कि जब आप ये वो ट्यूमर रसोली प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ गई, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी हुई है, काबू किया हुआ है, आपने उसको काट दिया, या आपने उसमें से एक नीडल डाली और आपने उसमें से एक सुराख किया उस प्रोटेक्टिव लेयर में, हाँ, वो एक्सपोज तो हो गया ना, फिर हो गया ना, उसमें से वो चला गया, वो एक नीडल गई अंदर, आपने उसमें से कोई भी सैंपल निकाला, नीडल बाहर निकाली, इसको पंचर कर दिया, एक्सपोज हो गया ना। आपकी रिपोर्ट आनी है सर 15 दिन बाद, और उसने क्या करना है, वो जो कैंसर था वहां से भाग निकला और उसने पूरी बॉडी में फैल गया, कहीं छुप गया, वो आपके साथ फिर वो दुश्मनी और वो सब कुछ करेगा, आपको ऐसी सतह पे पहुंचा देगा कि आप सोच नहीं सकते। रिपोर्ट 15 दिन बाद आनी है। मेरे पास एक केस था इस्लामाबाद से, पिंडी से, मुझे किसी ने फोन किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे एक बच्चे को इस जगह पे करके बाजू पे यहाँ एक ट्यूमर है, ट्यूमर भी ऐसे छोटी सी, इतनी की चौड़ी होगी और इतनी की लंबी होगी, यूं करके ऐसे। उसने कहा यहाँ पे एक ट्यूमर है, बच्चा हमारा काम शाम करता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार वो कहता है यार ये क्या अजीब सा फील होता है। तो उसने 1-2 डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा केस नहीं, आप फलां सर्जन को या फलां स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो उसके पास चले गए, हम उन फलां के नाम नहीं लेते, बट वो उनके पास गए। उसने कहा कि ऐसा करो कि ये मैं ना तुम्हारे यहाँ से एक जो है वो कट लगाऊंगा, कट लगा के तो इसकी एक बायोप्सी के लिए आपको पीस दूंगा। तो उसने पीस निकाला सर, और एक बोतल में डाल के उसने कहा कि ये आप लाहौर में इसको शौकत खानम में भेज दें, टेस्ट के लिए भेज दें। अब वो वहां से लेबोरेटरी रिपोर्ट होने के लिए शौकत खानम के लिए आ जाती है, चल पड़ती है। अब वो कुरियर आना है, ज़रा नेक्स्ट डे पहुंचना है। सर वेरी नेक्स्ट डे उस बच्चे का बाजू जो था वो पूरा, वो एकदम तपना शुरू हो गया, तपश आई बहुत ज्यादा, बुखार की तरह तेज किस्म का। उसके बाद वो पूरा बाजू उसका जो है ना, वो देखते ही देखते रेड सुर्ख होना शुरू हो गया। सुर्ख हुआ तो उन्होंने उठाया और वो डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने जब उसको, जब तक वो देखा उतनी देर में वो
कोई ब्लूइश कलर भी होना शुरू हो गया। उन्होंने उसको कहा कि अभी फलां दवाई ये वो आप घर ले जाए। अगले दिन वो दोबारा उसी जगह पर लेके गए उस लड़के को, तो बाजू उसका जो है ना वो रेड एंड ब्लैक हो चुका हुआ था, ब्लू रेड एंड ब्लैक किस्म का वो सारा हो चुका। डॉक्टर ने देखा, 2-4 डॉक्टर और इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि अब यहाँ ये रसोली थी, रसोली उधर ही खड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा एक पीस काटा है और बायोप्सी के लिए गया। ऊपर वाले जहां वो रसोली थी उससे सिर्फ जस्ट इतना 1 उंगली साइज ऊपर रख के उन्होंने, ये ट्यूमर थी, यहाँ 1 उंगली रख के उन्होंने यहाँ से इतने फासले पे रख के यहाँ उन्होंने यहाँ से सर बाजू उसका जो था वो काट दिया। बाजू कट गया सर, उसका एक बाजू कट गया। अब बाजू उसका ये यहाँ से जोड़ है, शोल्डर है और उसके बाद शोल्डर है और उसके बाद थोड़ी सी हड्डी ये वाली जो है ये वहां पे बच गई और उन्होंने उसको काट के फर्क कर दिया। रिपोर्ट अभी आनी है, 3रा दिन है और बाजू कट गया। उसके बाद ये केस मेरे पास है सर, पूरा रिकॉर्ड है, वो केस मेरे पास लाहौर आया फिर। अच्छा, उसके बाद वो बच्चा जो था, अब वो चीखें मारे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अजियत तकलीफ। एक रात उन्होंने घर निकाली है, वो पट्टी बट्टी होगी, उसके बाद घर ले गए। 2 दिन के बाद दोबारा अगेन बैक टू सेम, वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर, सेम पोजीशन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी अब आपका क्या होना है, अब आपका होना है सर रेडिएशन भी होनी और केमो भी होनी। सर वो स्टार्ट होगी, रिपोर्ट अभी आनी है। बाजू कट गया, किसने छेड़ा सर वापसी करना, यानी वो चीज उधर पैक थी जो मैंने आपको got the point, what is the solution? सर अगर वो छेड़खानी ना होती तो क्या करें, तो किसने कहा था कि इसको ऐसे वो पंगा करें ना, जाके छेड़े, गलत हो गया सारा। हाँ। कुछ हो गया, अब इसकी रेमेडी क्या, इसको कुछ कैंसर को रहने भी तो नहीं देना ना बॉडी में। सर रहने नहीं देना। हाँ। लेकिन अगर वो उसी तरह से था, आप उसको उस तरह ना छेड़ते। There are some other medicines, मेडिकली उसको कुछ करना चाहिए, उसको सर्जिकली नहीं करना चाहिए। सर बात ये है कि ना उसको सर्जिकली कुछ करना है, ना उसकी बायोप्सी करनी चाहिए थी, और ना ही उसके केमो रेडिएशन की तरफ जाना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ अगर वो बायोप्सी ना होती तो वो जो कहता है ना कि 20 साल, तो ये लड़का 20 साल तक अपने बाजू के साथ रहता और थोड़ी बहुत तकलीफ, कुछ और मसला, लेकिन अब जितनी अजियतों में वो भुगत रहा है। नेचुरोपैथी में कुछ है ऐसा, कैंसर जो है वो इस चीज से सर बात ये है कि देखें, नेचुरोपैथिक जो है तरीका इलाज वो ये करता है, उसमें तिब या तबीब का जो किरदार है वो ये है कि वो उसको कैंसर से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना छेड़ दिया गया, अगर फर्ज करें, छेड़ने से पहले ये कोई आ जाता है, अगर छेड़ने से पहले आ जाता है, पंगा नहीं करो तो बड़ा आराम से इजीली हो जाता है, तो हो जाता है, बड़ा इजी वे सर, इजी वे वो हो जाता है। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम आएंगे तो फिर डिपेंड ऑन कि जब आपने छेड़ दिया फिर किस नौयत का, वो तो छेड़ी हुई जंग के में आपने हिस्सा लेना है, आपने कूदना है एज ए नेचुरोपैथ, किस नौयत का हुआ वहां। अच्छा, उसमें भी है कि फिर आपकी बॉडी, आपका जिस्म, जो भी मसाइल हो चुके, जितना केस बिगड़ गया, उस बिगड़े हुए के लिए फिर आपने जब उसके साथ वो पूरा फाइट करनी है, तो सर कम से कम मरीज की लाइफ, फॉर एग्जांपल उसके इलाज के ऊपर अगर 6-8 महीने, मैं एक अंदाजा देने लगा मिसाल के तौर पे, अगर उसके 6-8 महीने उस पर चाहिए तो उसकी लाइफ, जिंदगी हमें 6-8 महीने मोहलत दे दे तो उससे बाहर आ जाएगा, बाहर भी आ जाएगा, मोहलत दे जाए। लेकिन अगर उससे पहले उसका जो वो इम्यून सिस्टम, उसका जो डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर जाता उसका है, वो जो आपकी क्या कहते हैं हीलिंग पावर सिस्टम, अगर आपने उसको दांव पे लगा दिया, वो क्लैप कर गया, वो नहीं उठा रहा आपको, वो आपके लिए हिम्मत हार गया, तो सर कैंसर से नहीं मरा, इन थेरापियों ने और इन चीजों ने मारा सर। वो इंडियन एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक है, वो लिखता है, वो कहता है बल्कि अपने लेक्चर्स में, उसका कहना है कि उसने इंडिया में कहा जनाब उसके खिलाफ जुलूस निकले हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उसकी वो जान बख्शी हुई है। वो कहता है कि ये साइंसी कत्ल गाय हैं, आप अपने मरीजों को साइंटिफिक तरीके से पैसे दे के मर्डर करवाते हो। सर ये भी ब्रेक में हम पी रहे थे कॉफी, आपने तो छोड़ दी, अब मुझे ऐसी लत लगी हुई है कि मैं पीता ही नहीं काफी। अच्छा, ये वैसी कुदरती बात है, मैं ना कभी किसी दौर में इसको ट्राई भी करना चाहा ना, तो मतलब बहुत सारे फॉरेनर टूर्स में, बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में
बहुत सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे मुल्कों में जाना जी, आना, तकरीबन कोई दुनिया की आधी आबादी आधा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के घूमे, तकरीबन घूम लिए हुए हैं। तो मैंने जब भी इसको कभी ट्राई भी किया ना, तो ये हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों मेरे से ना, कि वो मैंने अगर कभी कोई एक आध सिप लेने की कोशिश की, तो जिसकी कड़वाहट टाइप आई ना, वो तो मुझे नहीं आपको लगी, आपको आपको मुझे मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। और लोग इतनी दुनिया जहान कड़क किस्म आशिक की है, हाँ जी, कड़वी इसके करके जो ऊपर है ना उसमें। उसको वो और पीते। वो जो है खासतौर पे ब्लैक कॉफी जो है, लोग एक एक थॉट कहता है कि कॉफी जैसे ब्लैक कॉफी होती है, वो आपके बीन्स के साथ है, वैसे जो कुछ भी है। लेकिन अभी पिछले दिनों एक जो है वो कंट्रोवर्सी चली, कंट्रोवर्सी तो नहीं है, वो तो कहते हैं कि जनाब जो एफडीए जो फूड ड्रग एजेंसी अमेरिका, यस, जो एजेंसी है, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि इसके अंदर 10% कॉकरोचेस मौजूद हैं। एक तो इंसेक्ट पार्टिकल्स होते हैं या कुछ होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी ये 10% कॉकरोचेस जो हैं अगर इसके अंदर हैं, 8 to 10, कोई 4 to 10, कोई इस किस्म का, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 10% इसके अंदर हो, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से ये ओके है। ओके, इस तरह से अगर आप देखें तो आप कैचअप में देखें तो वहां पे भी जो है वो इस किस्म के, वो हालांकि वो उसके इंसेक्ट्स के एग्स वगैरह भी जो है वो भी सारे उसके अंदर कोई परसेंटेज है कि इतने परसेंटेज हो तो फिर कोई बात नहीं। फिर इस तरह से जो हम नूडल्स बड़े शौक से खाते हैं उधर वो आंतरिक माहौल होया है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि 4 लाख के करीब इंसेक्ट्स जो हैं वो हम एक साल के अंदर एक एक नॉर्मल एक जो रिसर्च है, हम उनके वेस्ट जो हैं उनके पर या उनकी बाकी चीज़ें या एग्स या चीज़ें जो है वो बगैर जाने हुए, बगैर पता किए हुए, ऑफिशियली एफडीए के अप्रूव्ड अप्रूव्ड शुदा। अच्छा सर, नहीं वो देखें, इज इट सो सर, यस ऑफ कोर्स, इस वजह से ले जा यार कॉफी पाई ले जा। बात पता है क्या है, एफडीए जो है ना वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी वजह आप देखें कि दुनिया में काकरोच खाते नहीं है लोग। लोग खाते रहे, मैनू क्यों खवा रहे हो तुसी? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਐਫਡੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, कुछ नहीं होता, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ % ਤੱਕ ਤੇ इजाजत है, इजाजत है। ठीक जी है, जी जी जो कि लोग खा रहे हैं ना इट्स 10%। सर, लोग काकरोच भी खा रहे हैं, लोग का तो वो तो एक स्पेसिफिक कॉम है, चाइनीज है मेरा ख्याल है ज्यादा जो इन सब चीजों पे जा रहे हैं, जापानीज भी बहुत ज्यादा इस चीज पे जी नहीं सारे वो करते। एक ही पट्टी है ना हाँ सारी, जी, वो जो वो पीने हाँ पीने, लेकिन वो ये था कि पॉपुलेशन इतनी थी उस तक, फूड वहां पे थी नहीं, तो वो हर किस्म की चीज जो है शायद खाते थे। अभी हर एरिया नहीं खा रहा, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें इस चीज से बाहर निकल सर गए। वो बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो चीजें गोरा कह रहे हैं कि जो तुसी कॉकरोच खा लो, सर इंसेक्ट पार्टिकल्स सर खा मैं लो, मैं और आप तो नहीं कह रहे ना, फूड ड्रग एजेंसी अमेरिका कह रहा है, कह भी कौन रहा कह है, भी कौन रहा है, हाँ। और किस तरह वो उसकी जो भी चीज अप्रूव्ड है अमेरिका के अंदर, जी, खास जी। तौर पे मेरा अभी अमेरिका आना जाना रहता है, जी अमेरिका में सर आप ये देखें अगर उसने कि अप्रूव कर दिया फूड ड्रग तो एजेंसी बस फिर अप्रूव्ड खत्म हो करती गई तो बस बात, खत्म होगी खत्म गल, हो गई, ਉਹਦੇ और ਉੱਤੇ कहीं उसमें कोई चैलेंज नहीं कोई कर चैलेंज सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो उस पे। फिर और हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, और वहां पे फिर ये अच्छा, लेकिन मैं इसको सर एक और एंगल से देखता हूँ, और एंगल ये है कि चेक हो रहा है, एक चीज जो मैं फील करता हूँ वो ये है कि मैं एक बात से लिंक करता हुआ आऊंगा तो फिर जी जी जरा जी और जी, आसानी हो जी, जाएगी। जी। रिसालत माब है, दरबार मुस्तफ़ा है, और अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे और आपके आखिरी नबी जो हैं अल्लाह वो तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के सामने सूरा बकरा की आयत नंबर 168 168 नंबर आयत जो है ये तलावत फरमाते हैं, और करीम आका जो है ना वो इसकी तफसीर, इसकी वजाहत बयान फरमा रहे हैं, तशरीह फरमा रहे हैं उस आयत की। तो उसकी तशरीह फरमाते हुए जो कुछ समझ आई, थोड़ी जितनी का आई, अभी कुछ तफसील बाकी थी, कि हजरत साद बिन अबी वकास साहबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने अर्ज की बारगाह रसालत माब में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं मुस्तजाबो दावा हो जाऊं, यानी मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे, करूं मैं कबूल हो जाए, जो मैं दुआ करूं कबूल हो जाए। आप सल्लम ने एक कुलिया अता फरमाया, आपने फरमाया साद बिन अबी वकास अपनी अपनी, सबको मुतवज्जे हो गए ना, अपनी अपनी खुराक को पाक कर लो, अल्लाह मुस्तजाबो दावा हो जाओगे। फिर आपने फरमाया कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद समेत हम सब की जान है, अगर कोई शख्स हराम का कोई जर्रा, कोई लुकमा, कोई
अंसर किसी भी शक्ल में अपने जिस्म में लेकर जाता है तो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। मोहर लग गई सर इस पे, तो अब हमें कोई शक किसी को भी नहीं हो सकता ना इस बात पे। जी जी। तो मैं ये फील करता हूं कि जब तक हम अपने उसवा हसना पे और हम अपने कुरान का जो ज़ाब्ता हयात और ज़िंदगी करने का जो तरीका, जो रूल्स जो अल्लाह ने दिए इंसान को, मुस्लिम मान को ख़ास तौर पे, वो जब तक इस पे रहा उस वक़्त तक तो रब भी पास खड़ा था और इनके साथ खड़ा था। अल्लाहु अकबर। जो यहूदी थे या जो काफिर थे, जो गैर मजहब कौमें थीं, उन्होंने कहा कि मुसलमान को इनके रब से दूर कैसे करें और इनकी नाराजगियां कैसे होंगी, इनमें इख्तलाफ कैसे डलवाया जाए। वो उन्होंने कुरान को, सर हम सिर्फ सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, वो इसकी एक एक जबर जेर शद मद पूरी रिसर्च गौर फिक्र के साथ पढ़ते हैं। वो अपने मतलब के लिए उसमें से चीजें निकालते आपको मतलब उनको कुरान पे ज्यादा यकीन है? या बिल्कुल है। और वो करते हैं, उन्होंने निकाला उसमें से और उन्होंने 2 साइन बोर्ड बनाए, एक अमर बिल मारूफ, ये अमर बिल मारूफ और ये नहीं अनिल मुनकर। जो काम अल्लाह ने कहा करने हैं उन्होंने वो उसी तरह निकाल लिए, और दूसरी साइड पे जो अल्लाह ने कहा नहीं करने वो भी उन्होंने निकाल लिए। फिर उन्होंने एक चालाकी की, उन्होंने जो ऊपर हेडिंग थी ना वो बदल दी। ओए होए 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 होए। उन्होंने अमर बिल मारूफ इधर कर दिया, ऊपर वाली हेडिंग टाइटल, और इधर नहीं मिलकर उठा के इधर कर दिया। और साथ उन्होंने देखा कि इनका रब इनके साथ किन मसलों में, अल्लाह कहता है कि मैं इनकी दुआ कबूल नहीं करूंगा, मैं इनकी कौन सी बात, कहाँ इनकी नमाज मोमिन की मेराज है सर, नमाज मोमिन की मेराज है ना। अच्छा दूसरी साइड पे आ जाएं, हम बीमारियों के ऊपर बात कर रहे हैं तो अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़िदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। सूरह बनी इसराइल 15वां पारा है। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस से रहमत है मोमिनीन के लिए, मोमिन आस्ते शिफा आखी है। और उधर नमाज मोमिन की मेराज हदीस है नहीं है? बिल्कुल है ना जी, बहुत बड़ी हदीस। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि वहां मोमिन के लिए शिफा कहा गया और यहाँ नमाज मोमिन की मेराज है। सर मैं तो अभी तक इस काबिल नहीं हुआ कि मुझे किसी नमाज में आज तक मेराज नहीं हुई। अगर किसी को हुई है ना तो सर मैं उससे मिलना चाहता हूं, वो बताए। 2 अरब से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो चुकी है, कोई बताए कि उसको नमाज में मेराज हुई है। ये जो चलाक किस्म का वो जो शातिर है ना दुश्मन हमारा, उसने चीजें ढूंढ ली कि इनको कहां से कौन सी चीजें दी जाएं, कौन सी इनको खिलाई जाए, क्या किया जाए जो इनके जिस्म में हलाल हराम की तमीज ना रहे। और ये अब हम इसको खा रहे हैं लेकिन हम इस पे रिसर्च नहीं कर रहे, हम इसकी कोई एफडीए की रिपोर्ट या कोई चीज हम नहीं देख रहे। ये तो एक चीज पॉप अप हो गई तो हमने इसको देखना शुरू कर दिया और पता चला कि इट्स नॉट जस्ट कॉफी, ये कोई 10-12 चीजें तो मतलब मेरे पास अभी पिछले दिनों आपने तो ये वो उनकी बात कर दी ना चीजों की। पिछले दिनों एक वीडियो और वायरल रही है, वो कहते हैं कि खास किस्म की बिल्ली है, उसकी पोटी तक उन्होंने दिखा दी है कि वो शामिल की जाती है। मेरे पास कॉफी थी वो वाली सर, किसी ने मुझे बड़ी अहम गिफ्ट की कि ये महंगी तरीन कॉफी जी, महंगी तरीन कॉफी, और उसने आगे टेबल पे रखी, उसने बताया कि सर ये मैं आपके लिए वहां गया था और लेके आया हूं आपके लिए, और सर ये जो है ये ऐसे, मैं उसकी शक्ल देख रहा भाई, अच्छा नहीं ये, और वो मतलब बहुत महंगा तोहफा मेरे लिए लेके आया कि अगर मैं और आप बैठ कर कोई हमें कोई शऊर अल्लाह ने दे दिया और मैं और आप बैठ कर कोई सर्च वर्क करते हैं, कोई चीज निकलती है, कोई आती है, हम कौम को अगर समझाना चाह रहे हैं तो कौम हमारे बारे में ये कहती है कि बंदा कुछ नहीं खान देगा सन। हाँ मैं भी कहना है तुम्हें बाकी तो छोड़ो, ठीक हो गया। सर वुड यू लाइक कॉफी? मारो मारो मुझे मारो। अच्छा सर थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी मैं आपके एक और रिसर्च देख रहा था और आपका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपने कहा कि जनाब ये जो
बेटा या बेटी पैदा होने का जो प्रोसेस है, जो सारा कुछ है, ये जो अभी तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता हम कर भी सकते हैं ये चीज़ कि बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो। आप कहते हैं कि नेचुरली जो है वो खातून को जो जो हामला हो रही है उसको कुछ मेडिसिन्स, कुछ फूड इस तरह की खिला के ऐसे किया जा सकता है कि वो बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो। ऐ तुसी देख हैरान सर करता तुसी मैं चकराए जाना कस करना जो मैं सर फड़ के बैठ जाना। मैं अच्छा तो फोन कर सर आ जाओ जरा आ जाओ। अच्छा, ये बात ना सिर्फ मैं नहीं, अच्छा आपको पाकिस्तान के बहुत जगहों पे आपको तबीब मिल जाएंगे जो इस बात को करेंगे, और करेंगे। वो बात भी करेंगे, तस्दीक भी करेंगे, बल्कि वो इसको प्रैक्टिकली इलाज भी करते हैं। इलाज भी करते हैं ऐसे और मौजूद हैं। उनका जो है वो सक्सेस रेशो भी अच्छा है। बिल्कुल आप होता भी है, कहते हैं बिल्कुल कि होता आपका सक्सेस रेशो है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है। आप देखें, असल पे ये है कि ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम की थ्योरी है ना, हाँ अभी तुसी बड़ा कर करता है उधर। आई हैव सीन इट। जैसे डार्विन की वो थ्योरी थी ना थ्योरी थी कि बंदर इंसान वाली। बंदर की बदलते या, बदलते ये नेग्लेक्ट भी हो गई, वैसी वैसी है। सर ये भी एक दिन नेग्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी। ये भी गलत है। हम्म। अब बात ये है कि आप पहले कैलोरीज वाली भी गलत कर चुके हुए हैं। जो वो जाहिर है। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जब खातून प्रेग्नेंट होती है ना, उसके दो तरह के मिजाज हैं। एक मिजाज उसके उस वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यूट्रस और वहाँ के एरिया का, वो ये है कि अगर वो मिजाज वो होगा तो उसकी बेटी पैदा होगी, और ये मिजाज होगा तो बेटा पैदा होगा। दैट्स अच्छा। एनफ। अब किसी की अगर लगातार बेटियां पैदा होती हैं, अच्छा ये पहले ही बात हम यहाँ से कुरान से एक ले लें क्योंकि लोगों को जी जी वो क्लियर हो रेफरेंस जाए, प्रॉपर। हाँ जी जी क्लियर हो जाए। अल्लाह कुरान में बहुत सारी जगहों पे ये फरमा चुके कि हम जिसे चाहे बेटे अता करें, हम जिसे चाहे बेटियां अता बेटियां। करें, और जिसे चाहे हम कुछ भी ना दें, ना दे। ये उसकी मर्जी, जी 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 ये तो उसकी जी मर्जी। जी जी। लेकिन उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अपना नायब बनाया, खलीफा बनाया, और उसको बहुत कुछ उसने दिया, अथॉरिटीज नहीं बहुत बहुत सारी। सारी अथॉरिटी दी सर। वो एक, मैं अक्सर ये शेर भूल जाता हूँ तो बड़ा इसको याद करने की कोशिश करता हूँ। उसका आखिरी मिसरा मुझे आता है, पहला बंद फिर भूल जाता हूँ। उसका वो पहला मिसरा, जो उससे ना हो सका वो तू कर, हालांकि उससे तो सब कुछ हो सकता सब है। कुछ हो सकता है। ओए ओए। जो उससे ना हो सका वो तू कर, ये मेरा ख्याल है इकबाल के किसी शेर का, एक शेर का दूसरा दूसरा मिसरा है। मिसरा। जवाब शिकवा या शिकवा में कहीं से आई है। सो अब जो उससे ना हो सका वो तू कर, क्यों? उससे तो सारा कुछ हो सारा सकता कुछ है, हो सकता है। लेकिन उसने तुझे इख्तियार दिया, तुझे नाइब बनाया, खलीफा बनाया। जहाज किसने बनाया? बंदे ने ना। और कितनी सारी चीजें हैं, ये जो इस वक्त जिस इस वक्त मीडिया पूरा से जो सिस्टम है ये सारा पूरा इसमें, सिस्टम जिस वक्त और हमें उसके पूरी बाद दुनिया दिखा रही, अपलोड हो वो सारा जो कुछ भी हो रहा है, पूरा तो इंटरनेट और ये सर सब कुछ उसने कहा कि जो उससे ना हो सका वो तू कर, उसने तुझे भी इख्तियार इख्तियार दिया दिया ना, ना, इख्तियार दिया, वो जो इख्तियार दिया हम्म। उसी के तहत हम बात कर हाँ, रहे हैं, बात कर रहे वरना तो ये हम तो हम्म। कुछ भी नहीं कर सकते। जरूरत क्या है हमारी? सो एक्चुअल वो जो बेटा है या बेटी है, वो डिपेंड करता है कि उस औरत के यूट्रस का, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, रहमे मादर बतन का जो मिजाज है वो क्या है औरत का, उस स्पेसिफिक उस पे, प्रेगनेंसी पे। यस। अब उसका ये तरीका है कि अगर जो है खातून जो है वो दूसरे महीने में, हमल का दूसरा महीना चल रहा हो, उसमें हमारे तक पहुंच जाए, या अच्छा। उसके पास पहुंच जाए, जो भी पाकिस्तान जो में भी कोई जो भी भी कर रहा जो है, इस चीज का इलाज बिल्कुल। करने वाला है, जो समझता है, उस तक अगर वो पहुंच जाए, फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ, सेकंड से थर्ड ना शुरू हुआ हो, थर्ड ना तो शुरू उससे हो। पहले पहले पहले। अगर वो ऐसे किसी तबीब मुआलिज के पास पहुंच जाए, तो सर दवाई भी है नेचुरोपैथी के अंदर, और उसका एक स्पेसिफिक ग़िज़ा का चार्ट भी है, ग़िज़ा का चार्ट भी है, ग़िज़ा अच्छा। भी है, एक फोकस दवाई प्लस चार्ट या खाली दवाई प्लस चार्ट। दवाई प्लस चार्ट। तीसरे महीने में उसको एक दवाई खिलाई जाती है, और उसके साथ उसको उस तीसरे महीने में एक डाइट प्लान, एक फ्रेमवर्क का पूरा उसके अंदर रखा जाता है। तीसरे महीने से ऑनवर्ड्स, सिर्फ तीसरा महीना पूरा, एक महीना सिर्फ। अच्छा एक महीना। अच्छा, एक महीना दवाई, वो आखिर ना तक, ना नहीं, एक महीना दवाई और एक महीना ग़िज़ा, एक स्पेसिफिक है जो उसको स्टार्ट करवाई जाती है।
तीसरा महीना गुजर गया, थर्ड मंथ जो है वो जेंडर डेवलप हो रहा होता है, यस, जिसके अंदर उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हार्म जो ऑर्गन्स है ना जेंडर डेवलप सर वो हाँ, बनने हैं। हाँ, जब वो बन रहे होते हैं उस वक्त आप मिजाज क्या करोगे, पकड़ लिया, कौन सा पकड़ना है, किस मिजाज पे लेके जाना है, वो मिजाज पे लेके जाओगे तो बेबी फॉर बॉय, और कौन सा मिजाज पे लेके जाओगे बेबी फॉर गर्ल। और ये बात बहुत पहले से, कई सालों से, साल से आपको ये तिब के अंदर मिलेगी, लेकिन चूंकि उसके ऊपर ऐसा एक सिस्टम आया और ये सारी चीजें दब गई और किसी ने उन बातों पे ट्रस्ट नहीं किया। सर 56 फीमेल प्रेग्नेंट के ऊपर ये रिसर्च हुई, अच्छा, प्रेगनेंसी में, जी दूसरे मंथ स्टार्ट ले लिया गया और तीसरा वाला, तो 56 में से 49 बेबी वाज बॉय। ओफ, सिर्फ 7 तो बिल्कुल कुछ भी ना हुआ ना उसमें, तो अब बात ये है, मोर देन हाँ, 80%। अच्छा, उसके बाद फिर उसको देखा जाता है कि वो कब, यानी वहां से लेके तो अगला तीसरा महीना खत्म हो गया, आपका वो डाइट प्लान और आपकी वो दवाई जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर डाइट प्लान ठीक है, ओके है, सर डाइट प्लान ਉਹ ਐਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ उस टाइम पे ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ में ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਿੱਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਚੁਕਣਾ उस वास्ते उस एक महीने उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद जो अगले महीने जितने बाकी है ना उसके 6, उसमें फिर उसको एक दवाई हम अलग देते हैं जो उसने कंटिन्यू लदा चलानी है, लेकिन असल दवाई वो तीसरे महीने वाली थी। बाकी वो जो है वो प्रेगनेंसी को जरा वो सिक्योर करते रहे और इंश्योर करते रहे और उसको चलते रहे। अच्छा, इसमें बहुत सारी खवातीन के अंदर ट्रा के प्रॉब्लम भी आते हैं, वहां भी कुछ इश्यूज हैं, वो भी देखे जाते हैं। उसके साथ साथ बार बार कुछ लोग खवातीन हैं जिनके वो हमल ज़ाया हो जाता है और वो दूसरे तीसरे महीने में या कुछ हफ्तों में मिसकैरेज हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास रेमेडी कोई नहीं, तो लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, भाई रेमेडी कोई नहीं आगी तो दो, वो जो उसके पास आता है वो देता रहता है, वो विटामिन दे देता है, कोई टीका शिका कुछ भी लगा दिया, और उसके बाद वो घर वाले इसमें कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन एंड क्या हुआ, एंड वही होना जो क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं थी, ग्रोथ नहीं हो सकी, तो मसला वहीं का वहीं रहा। आज भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, उसका क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं। डाइट प्लान्स हैं उसमें या क्या? डाइट प्लान्स हैं, खुराक है, और टिल एंड पे जाके लास्ट टाइम पे उसकी कंडीशन के मुताबिक उसको उसकी कंडीशन के मुताबिक दवाई बनाकर दे दी जाए, और वो फिट फॉर ऑल नहीं है, हर किसी की अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, बिल्कुल ऐसा ही है ना, उसकी वो जो भी बॉडी केमिस्ट्री है और उसके मुताबिक उसकी वो कंडीशन के मुताबिक होगी, वो बनाकर दे दी जाए तो नॉर्मल डिलीवरी आज भी हो सकती है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जो बात हुई थी कि हम ओबेसिटी के ऊपर हमने बात की, जिसमें वो भी आया, मैदे के सारे चीज़ें, अल्सर वगैरह सब कुछ डिस्कस हुआ, बड़ा तफसील से हमने जो है वो किया। उसके बाद हमने कुछ जो है वो कॉन्स्टिपेशन पे भी बात की। अब एक और पाकिस्तान में बहुत रौला है, हम मैं खैर वो शुगर पे भी बात कर चुके हुए हैं, वो ये है कि बवासीर, पाइल्स, उसकी कॉजेज और रेमेडी क्या, हम क्या गलत क्या कर रहे हैं कि पाइल्स भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा, जैसा शुगर है या पेट की बीमारियां हैं, सारा कुछ है सर। उसका काज जो है ना, वो सबसे पहले तो हमारी खुराक है। खुराक में ये सारा जंक फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, अच्छा बाजार के तिक्के कबाब, चटपटी चीजें, मुरगन गजाएं, ये तो है ही है, डबल रोटी है ही है, मैदा है ही है, क्योंकि ये सारी चीजें आपका ना डबल रोटी मैदा ये बड़ा कॉमन हर कॉन्स्टिपेशनल कॉज करता है। हाँ जी। अच्छा, मेरी जो वीडियो डबल रोटी के ऊपर हुई, उस पे ऊपर जो वायरल हुई, उसमें बहुत सारे लोगों ने सर डबल रोटी खाना छोड़ी है। तो वो कहते हैं कि जी हमारी शुगर वो जो आ रही होती थी ना, सुबह सुबह उठती ही, और शुगर हमारी सारा दिन बढ़ी होती थी, कभी फास्टिंग बढ़ रही है, कभी रैंडिंग बढ़, वो कहते हैं यार वो शुगर नीचे आ गई मरे, जिसपे आपने डबल रोटी को कॉज फॉर कैंसर कहा था। तो लोगों ने छोड़ा है ना, जिन्होंने छोड़ा है, एवरी फॉर्म ऑफ डबल रोटी, या कोई भी हो, ब्राउन ब्रेड हो या होल व्हीट हो, ब्राउन ब्रेड कहाँ से आ गई, वो तो वो कलर डाल के ब्रेड हो रही है ना, वो तो एक और चीज है, होल व्हीट है या कोई चीज है, या रस्क है, ये सारी एक ही फैमिली है, आप सब एक ही फैमिली है, मैदे की। जी बिल्कुल, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वल हब्बो की बात की, तो वल हब्बो का मैंने भूसा वाला अनाज, तो भूसा है ही नहीं ना, फाइबर नहीं होगा, वो होल व्हीट है, तो वो हम लेंगे
तो जब ऐसी चीजें खाएंगे, अच्छा उसके अलावा एक और चीज है, बड़ा गोश्त ये इन भी लोगों को पाइल्स प्रॉब्लम करता कर रहा है, पाइल्स वालों को, अंडा कर रहा है उनको, चिकन कर रहा है उनको, पाइल्स कॉज कर रहा है कि जिनको पाइल्स कॉज हो भी कर चुकी रहा है और हुई जिनको है उनको तकलीफ बढ़ा रहा है। उनको तो अच्छा मजीद उसके फायदा बाद है उनको उसमें। आलू भी कर रहा है और उसके बाद उनको बैंगन भी कर रहा है, पालक भी उनको बैंगन कर रही है। बेचारा की मासूम जाएगा सर। बड़ा मासूम है ना, नहीं डोना डोना उनको, अच्छा सर ये उनसे पूछे ना, चले हम कमेंट लेते हैं। सर बताइए जो देख रहे हैं, आप बताएं जिनको बवासीर पायल है और वो बैंगन खाते हैं, तो बताइए कमेंट में कि उनको क्या होता है। सर एक चीज बताऊं, अब पालक भी आपने कर दी, आलू उनके भी कर लिए, दिया, हाँ, उनके लिए, वही उन्हीं वही के वही लिए वही ना, उनके जिस लिए पे जो जिस हो टॉपिक चुके पे जो हो चुके हैं ना, उन पे पर बात हो रही जो है। हो चुके हैं, हाँ उस पे अच्छा जिनको अब देखें, एक चीज है, अल्लाह ने ना हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम भी रखा है जो आपको बताता है कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, बताता है। आप गौर करके देख लीजिए, मरीज या कोई भी जो बीमार है, किसी भी तकलीफ में है, वो कहता है कि जब मैं फलां चीज खाता हूं तो मुझे इससे प्रॉब्लम हो जाती है, ये मैं नहीं खाता, बहुत कम खाता हूं, बट कभी कभी खाता हूं। तो फिर जब खाता हूं फिर क्या होता है, वही कुछ तो होता है, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसका ये मतलब है मुझे कि सूट नहीं करता, या मुझे ब्ला सूट ब्ला, नहीं, हाँ तो एक इसका कॉमन मतलब है कि फिनोमेना। हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम, इंटरनल डिफेंस सिस्टम, आपका हीलिंग पावर सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम आपको बता रहा है ओ भाई ये ना भेजो मेरे अंदर, हाँ लेकिन फिर भी हम बेचते हैं, फिर भी हम खा जाते हैं, फिर भी हम हाथ बढ़ाते हैं, बाद में तंग भी होते हैं, तकलीफ भी होती है, ड्रिप टीका तक भी जाते हैं, फिर बाद में सोचते नहीं खाना यार, आप नहीं करना ये, लेकिन जैसे ही फिर दोबारा देखते हैं फिर पूरा हाथ में फिर डाला। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब आपकी बॉडी किसी चीज को कबूल नहीं कर रही, रिएक्ट करती है, आपको उसका पता भी चलता है कि इसके खाने से, इसके लेने से, इनटेक करने से मुझे कुछ हुआ है, और वो उसी तरह की चीज आपको बार बार वही करने से हो रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका और मेरा रब जो है ना, वो हर वक्त जागता है और उसने आपके सिस्टम में ऐसी चीजें लगा दी हुई हैं, अलार्म्स लगाए हुए हैं जो कहते हैं कि सॉरी नहीं, बट यू हैव टू लिसन टू देम, बट हम कहते हैं नहीं नहीं जाएगी उसमें। लेकिन फिर भी पाइल्स पे कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उसमें कि क्या और कौन कौन सी चीजें सर आपका मैदे का अल्सर प्रॉब्लम करेगा, तेजाबियत करेगी, एसिडिटी, एसिड करेगी, और वो एसिड आपके छोटी बड़ी आंत में जो खुराक हमने फुजला की शक्ल में जिस्म से खारिज करनी है वो उसमें जाएगा, वो गया आपकी छोटी बड़ी आंत में। कोलोनोस्कोपियां हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं इस मुल्क में, थल्लियों कैमरा पा दो, और सबसे बड़ी, और वो डैमेज करता सर सबसे बड़ी बात ये आप अंदाजा कीजिएगा कि कोई भी शख्स है, कोई भी, वो अपनी खातून को लेके जाता है डॉक्टर के पास और खुद वो बाहर बैठा है, उसको बाहर बैठा दिया जाता है और अंदर जो है वो उसको कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं। यार जहां पे आपके साथ 2-3 डॉक्टर खड़े हैं, स्टाफ खड़ा है, तो उस खामद को वहां पे क्यों नहीं खड़ा कर सकते? वो क्यों नहीं खड़ा हो सकता? अमेरिका के अंदर डिलीवरी हो ना सर, तो खामद पास खड़ा होता है, इवन अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो तक वो डॉक्टर उसको कैंची देता है कि तुम कटिंग करो इसको, तुम काटो इसको, उसका हाथ कहां पर होता है, कहता कोई बात नहीं काटो, यू कैन डू इट, हाँ यू कैन डू इट, पार्टिसिपेट करवाता है उससे, पास खड़ा करता है। और यहाँ कोलोनोस्कोपी हो रही है, कहां से कैमरा डाला जा रहा है, और वो कोलोनोस्कोपी के अंदर जो बायोप्सी भी की जाती है वो कट लगाए। आज मेरे पास एक पेशेंट आया, कहता जी मैंने एंडोस्कोपी करवाई है उसमें भी, और वो जो बाकी भी मेरी बायोप्सी भी होगी और उसमें कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा जी सब ठीक है, भाई होना है। मैं कहा ओके ठीक हो गया, मैं कहा सब ठीक है, कहता हाँ जी ठीक है। उन्होंने लिखा है उसमें जो एंडोस्कोपी हुई उसमें उसने लिखा कि, मैं कहा कितने पैसे लगे, कहता जी 45,000 रुपये। मैं कहा ओके वेरी गुड। उसके बाद कहता जी 15,000 रुपये की बायोप्सी हुई, उसकी भी रिपोर्ट आ गई। मैंने कहा उसमें क्या आया, कहता उसमें उसने लिखा है कि एच पेलोरी वगैरह ये वो हेलिकोबैक्टर नहीं है। नहीं मैं कहा तेरी खैर हो जे, एच पेलोरी वास्ते तू बायोप्सी करवाती मैं कहा ब्लड का टेस्ट देता थोड़ा सा उसमें खून में, और एच पेलोरी आईजी आईजीजी आईजीएम आपको घर बैठे कोई लैब वाला दे देता, अच्छी जितनी लैबें मेरे मैं कहा मिल जाता, तो तूने इतना बड़ा पंगा ले लिया। अच्छा मुझे कहता जी वो एंडोस्कोपी में, मैंने कहा क्या आया, कहता उसमें उसने लिखा कि अल्सर वर्स से कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैं क्या इस बात पे एग्री है ना? अब
कहता हाँ सर मेरे कायम अन्ने, रहना, हाँ, कहता मेरे अन्ने पैसे लगे। मैं कहा उन कायम रही है, कायम रही हाँ, इस पे कायम रहना। 2-3 महीने ठहर नहीं नहीं नहीं, कायम रही। अभी अभी अभी? मैंने कहा अभी 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 इधर अभी फैसला हो जाएगा सिर्फ। मैं कहा 2 मिनट कायम रहेगा इस पे? कहता हाँ जी, क्यों नहीं रहूंगा। मैं कहा ओके डन। मैं क्या वो जो एंडोस्कोपी हुई और उसके बाद जो दूसरी एक चीज बीच में गई, और जिसने जाके वहां से उसको वो स्क्रैच किया और छोटे छोटे को पीसेस पार्टिकल्स निकाले, लिए। मुझे कहता हाँ हाँ यस, वो उसने कोई टिश्यूज लिए सर मेरे वहां से, हम्म, बड़े फकर से खुश थे। मेरे टिश्यूज लिए वहां से, स्टमक से। मैं कहा वेरी गुड, वही मैं बात कर रहा था। मैं कहा जहां से टिश्यू लिए वहां से मैदा पंक्चर हुआ कि नहीं, वहां पे टुक लगे हाँ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ। मैं क्या अब ये जो टिश्यूज निकाले 5-7 जहां से भी लिए गए, वहां पे अल्सर हुआ कि नहीं? इंज करके बह गया। मैं क्या फिर भाई किन्ने पैसे लगे? फिर 10 ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ। हाँ, ਕਹਿੰਦਾ 45000 15000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 60000। 60,000 ਕਹਿੰਦਾ 10000 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ 5000 ਥੀਏਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ? ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਜਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, जल्दी ਬਸ चाहिए ਠੀਕ। थिएटर हो गया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ 70000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅਲਸਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ? ये क्या है? ओए तो क्या बना? कहना जी अल्सर करवाए हैं 70,000 देंगे। मैं क्या अभी 2 मिनट पहले तो इस पे तुम कायम थे, तुम अभी खुश कायम भी नहीं हो, खुश हो रहे अब थे तुम कायम ही उसके नहीं है तुम इस पे। हाँ, मैं क्या स्टैंड करो यार इस बात पे, हाँ, तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए। कहना जी वो मैं क्या अच्छा फिर दवाई देती है? कहना हाँ जी दवाई दी है उन्होंने। मैं क्या क्या? कहते हैं एंटीबायोटिक्स दिए हैं, कोई बड़े हाइपरटेंसिव 3rd जनरेशन और कोई एंटासिड्स दिए हैं ये वो। मैं क्या अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा वो कितने दिन खा? मैं कहा 2 हफ्ते तो उन्हें खिलाने हैं तुम। कहता सर 2 हफ्ते? मैंने 2 दिन खाए हैं, तीसरे दिन मेरी चीखें निकल गई हैं। मैं क्या वो क्यों? कहता सर वो तो मनु कर पागल दिता उन्होंने, अंदर अग लग गई इंज जिवें। कहता मेरा तो वस च नहीं सी चल रहा, इतनी आग अंदर, इतनी जलन और बर्निंग थी। कहता मैंने कहा मैं ना 1122 वालों को बुला लूं। मैं क्या फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। मैं नहीं खाने। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੱਟ ਲਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ तू। मैं क्या तुम गए थे अल्सर को चेक करवाने के अंदर है कि नहीं? तो मैं क्या तुम जुबान दिखाओ। मैं क्या जुबान दिखाओ? जब उसने जुबान दिखाई तो मैं कि ये कट जुबान के तो बता रहे हैं कि अल्सर है। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप जुबान के जो कट्स हैं उसमें उसमें यह पहले हम अगर इस चीज पे आ जाए कि ये जो आपने पहले उस पे थे बवासीर पे थे, उसमें लोग ये भी कहते हैं कि स्टूल टाइप जो है आपका जो पखाना जो है उससे भी पता चल जाता है कि आपकी बॉडी आपका मैदा इस वक्त कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये भी देखें बिल्कुल है। देखें अगर तो आपके इंटेस्टाइन्स में, लार्ज इंटेस्टाइन में आखिरी जो आपका कॉलन है उसमें, अच्छा कमाल बात है मेरी, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की ना फिर एक बात याद आ गई। अल्लाहू अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक आंत भरता है, मोमिन एक आंत भरता है और बाकी जो 6 आंत है ना उसको खाली रखा। जबकि मुशरिक 7 आंतों को भरता है। उससे न सिर्फ बीमारियां बल्कि शहवत का गलबा भी आता है। अब जरा ये जो आंत है इसके जो कॉलन्स हैं, इसके जो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी कॉलन्स हैं, इनको जरा गिने ना तो आका अलैहिस्सलाम ने कितनी देर पहले, असल नेचुरल साइंस वो थी। हम इस मेडिकल साइंस के पीछे पड़ गए हुए हैं जो किसे कम दी नहीं है, पता नहीं केड़ी ये साइंस है। तो आपके जो लास्ट वाला कॉलोन वाला एरिया है उसके अंदर सर आपके जलन, बर्निंग और टीस, चुभन, दर्द, वहां पे मोके या मसे, फिशर या फेस्चूला का बनना, मोके का बन जाना, दाने से बन जाना उस जगह पे, और वो जो पखाने वाला अनस का एरिया है उसमें वहां पे कुछ होना गड़बड़, कुछ भी ऐसी, जैसे ये इधर हमारा मुंह पक जाता है समटाइम, वहां भी कुछ ऐसा होता है। ये सारी चीजें बवासीर के अलामात हैं। अच्छा यहां से फिर एक और बीमारी जन्म लेती है जो ले चुकी है लोगों के अंदर, और वो बेचारे किसी को बताने के काबिल नहीं है। तो जब किसी तबीब के हाथ चढ़ते हैं तो फिर समझ आती है, वरना नहीं। और बड़े बड़े कमाल के लोग हैं सर, बड़े बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े बड़े हीरोज किस्म के लोग हैं सर, उनके वहां पे बगंदर फोड़ा तक बन चुका हुआ है। उफ,
यानी जहां पखाने वाला सुराख सुराख है उससे और पेशाब वाले एरिया की तरफ को अंदर वाली साइड अंदर को की तरफ वहां दो जगहों के दरमियान में थोड़ी सी जगह होती है, उस इतने से एरिया में यहाँ एक सुराख और बन जाता है जिस्म का, और वहां से हर वक्त कोई ना कोई गंद जहर निकलता रहता है उनके। उसको कहते हैं, तिब में कहते हैं बगंदर फोड़ा, इधर फिशर फस्चूला भी कहते हैं। और डॉक्टर उसके बार बार ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन किया ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, आज डॉक्टर काट देता थिएटर में उसको डाल के, तो वो ऑपरेशन का नाम तो आप इसको क्या करते हैं? सर उसके लिए एक तो दवाई बनती है जो उसके ऊपर लगाई जाती है, और खरल होती है प्रॉपर वो दवाई और उसके ऊपर लगाई जाती है, और एक दवाई उसको खिलाने के लिए होती है, उसके साथ ग़िज़ा होती है, उसके साथ परहेज होता है, डाइट प्लान होता और फिर एक डाइट प्लान होता है। तो ये कितना अर्सा लगता है इसमें ठीक हो जाता है या ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये डिपेंड ऑन के असल पे मरीज कोऑपरेट नहीं कर रहा अपने साथ, वो डॉज मार जाता है वो सर, वो डॉज ऐसा मारता है अपने साथ मारता है, हालांकि तालुक ही कहना उन्हें मेरे साथ क्या करना है, अपने घर वालों को क्या करना है, वो खुद मतलब घर वाला कहता है, घर वालों को मैंने कहा मैं कि यार ये केस सुधर बिगड़ा है तो वजह क्या, इसको क्या हो गया, तो कोई चक्कर गड़बड़ है। मैंने उन्हें कहा लहदा करके, मैं कहा घर में जरा थोड़ी सी रैकी करो, जिस वक्त आप लोग सोते हैं सारे, उस वक्त जरा कोई एक आधा जो है ना ड्रामा करे सोने वाला, रखो और जरा देखो, एक आंखें दे रखो। वो जब उन्होंने देखा तो वो जाके उन्होंने देखा जनाब कि वो ना बंदा चल के उठा गया अपने कमरे से, निकला बाहर, उसने इधर उधर देखा किचन में, देखा कहीं भी कोई नहीं है, उन्हें जाके सीधा ही फ्रिज खोली, फ्रिज खोल के उन्हें इधर उधर देखा कोई नहीं है, उन्हें दरवाजा खोलिया, उन्हें फ्रिज दे मुंह दिता, वो तो चुप करके बड़ा जो भी प्यासी खाई जा रहे, जो मना था वो सारा वो भी, और जो देख रहा है पर वो देख रहा है, फिर उसने पीछे से जाकर उन्होंने कहा भाजी आ की कर दे पे। तो ये एक मसला भी चल रहा है। तो ये असल में ये कहता हूं कि मरीज सर चाहे, मरीज जुमला देखिएगा आप जरा, मरीज चाहे कि मैंने ठीक होना है, मैंने इस बीमारी से बाहर आना है, फाइट मैं करूंगा, मैं खड़ा हूं सारे इसके साथ, डट के मुकाबला करूंगा। और दूसरे नंबर पे उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुआलिज जो भी हो वो भी ये चाहे कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए, हो, और वो उसको अपनी प्राइड समझता हो, ना कि वो कहे कि जी 10 महीने साल रोटियां लग गई है मेरी, मरीज आ गया मेरे को, तो वो क्लाइंट आ गया मेरे पास, अब उसको आपने लेके चलना है उसमें। सर पहली बात तो ये है कि अगर उसके पास इलाज नहीं है ना, तो क्यों पंगा ले रहा है, छोड़ दे उसको, कह दे कि मेरे पास नहीं, तजर्बा ना करे, या वो ये कहे कि ये जो बीमारी है हमारे तरीका इलाज में इसका कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं, ये जस्ट ओनली मैनेजमेंट है, करनी है करो, नहीं डंग टपाओते रहना जी, इससे बेहतर है कोई और तरीका इलाज देख लो। ठीक है, वो उसको ऐसा माइंड सेट करता है, वो कहता है दुनिया में इसका इलाज कोई नहीं, तू जिधर मर्जी चले जा पूरी दुनिया में, मैं ही कर सकना, नहीं वो कहता है इलाज ही नहीं, इसका इलाज दरियाफ्त ही नहीं हुआ, तू सारा लगता दुनिया में। रब मेरे ने कहा है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, तो फिर तुम कुरान की आयत की नफी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हो। मेरे हबीब की अहादीसें मौजूद हैं, काले दाने में यानी कलवंजी में मासवा मौत और बुढ़ापे की शिफा। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज लाइलाज पैदा नहीं किया, हर बीमारी की शिफा नाजिल फरमाई है। चलें 2 हदीसें ही काफी हैं, और भी हैं, हम इन 2 बहुत सारी हैं। मुझे ये बताओ कि ये डॉक्टर जो है, मुझे तो कौम पे हैरानगी है कि जो डॉक्टर से बात ये सुनकर पल्ले बांधती है और आगे लोगों को बताती फिरती है कि वो डॉक्टर कहता है कि नहीं इसका इलाज ही कोई नहीं, तो इसका मतलब है तुम उसकी बात के में हिस्सेदार बन गए और तुम उसको फैला रहे हो, गलत बात को फैला रहे हो। तुम्हें तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उसको कि वो भाई तू कौन है, तुम कुरान की आयत की नफी कर रहे है कि नहीं कर रहा, तुम हदीसों की नफी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और मैं फिर कहता हूं उस डॉक्टर को कि अपना जरा गिरेबान में एक दफा देखे, झांक ले, कभी झांक ले कि एक दिन तो मेरे रब का भी सामना होना है। और वहां पे उसने जब आप ये जहां पे नबी खड़े होके कह रहे होंगे कि ये हमारे आखिरी नबी हमारी शफात भी कर दें, हमारी उम्मतों की भी शफात करवा दें, ऐसा होना है ना, ये तो ईमान है हमारा। जब हम उस लेवल पे खड़े होंगे ना सर,
तो वहां पे अगर रब ने कहा ना कि मैंने चले मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, रब कहे कि मैं अपना जुमला छोड़ता हूँ, तुमने मेरी आयत की नफी की, मैं छोड़ता हूँ, चल रहने दे सर मेरा रब अपने महबूब दी गल नूं नहीं छड़ेगा, छड़ेगा। तो इस डॉक्टर को फिक्र होनी चाहिए कि तुम चंद टकों के लिए, सर वो जो रिपोर्ट आई है ना सर, उसने हमारे, मैं कहता हूं ठीक है, लोग कहते हैं ना मैं पागल हूं, ओके, क्योंकि जो इधर उल्टी खोपड़ी वाला होता है वो पागल है, वो पागल ही कहलाया जाता है। लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है कि अभी जो रिपोर्ट आई है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में शोर शुरू हुआ, वो कहता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें डॉक्टर जो है वो मरीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, बल्कि कंपनियों का मुआलिज डॉक्टर है और कंपनियों की रिकमेंडेशन के ऊपर दवाइयां लेकर है। ये WHO की रिपोर्ट सारे, तो इतना बड़ा शोर उठा हुआ है इस पर, आपके सारे टीवी चैनल इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हुए। पिछले दिनों मैं TV टुडे पे था उसामा गाजी के साथ, सर उन्होंने प्रोग्राम किया करंट अफेयर का रात को, उसामा गाजी जस्टिस नजीर गाजी साहब के साथ, और यस उसको इंट्रोड्यूस मैंने कराया। उसके बाद उसके साथ एक साफी, एक हमारे साफत के भाई, और उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा था कोई साथ बैठने के लिए कि इस बात के ऊपर, इस बात को कौन करे या बताए तो सही कि सच है कि नहीं है। सर उनको उन्होंने कहा जी अगर डॉक्टर जमील ने तुहानू टाइम देता दे बस फिर वो आ जाएगा, और कोई नहीं आएगा। अब मुझे जब कॉल आई तो मैंने उनसे कहा कि मैं कहीं एंगेज हूँ ऑलरेडी किसी और टीवी चैनल या पॉडकास्ट के ऊपर, पहले से टाइम मेरे वो हुए होते हैं, स्केड्यूल हुए हुए। तो उन्होंने कहा सर कोई मैंने तलाक किया कि, उनका प्रोड्यूसर कह रहा था। फिर जब उनकी जब खुद कॉल आई ना, तो मैंने कहा यार उनके वालिद साहब के साथ जैसे नजीर गाजी साहब के साथ सुबह नूर के प्रोग्राम में मैं एज स्कॉलर, हेल्थ स्कॉलर, दीनी स्कॉलर के मतलब उनके वो जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम है, और 92 पे जब वो करते थे मैं वहां जाता था, अब 92 में अब भी जाता हूँ, उसमें सुबह नूर के प्रोग्राम में। तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने वो जिसके साथ पॉडकास्ट था मैंने उसको फोन करके कहा, उसको आगे कर वो भी उसामा। मैं कहा उसामा भाई चिल्तन वाले, मैं कहा उसामा भाई जरा एक थोड़ी जी गुजारिश हो जाएगी, कहने सर हुक्म करो। मैं कहा सर मैं कभी करता नहीं ऐसा, लेकिन जो जिसको टाइम दूं मैं उसके साथ पूरा उतरता हूँ। नहीं वो उसामा तो ये बहुत प्यारा आदमी है भाई हमारे। तो उन्होंने कहा सर कोई मसला ही नहीं। तो सर मैं फिर TV टुडे पे जाके बैठ के हमने इस पे पूरा वो जो है ना, उस दिन 1 घंटा लाइव सर ट्रांसमिशन हुई है कि WHO की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है वो 90% से ज्यादा जो तकरीबन इस तरह है वो कंपनी की रिकमेंडेशंस के ऊपर दवाइयां लिखते हैं, टारगेट सेट है। एक और डॉक्टर साहब मसला बड़ा अजीब सा आता है, वो ये है कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो, हमारे बच्चे के हम खुद जो है वो दांत साफ तो करते हैं लेकिन कोई इतना वो बस होता नहीं है। लोग तो कहते हैं कि भाई कोई ये वाला टूथपेस्ट कर लो तो ये मोतियां वांगू लिशक जान गए और सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं टूथपेस्ट भी नहीं करनी, की करिए सी किथे जाइए। सर उसके केमिकल तो पढ़ लेना, उसके ऊपर लिखा है केमिकल तो हम पढ़ लेते हैं, हमें उस केमिकल का नहीं पता होता जो लिखा है। लॉरियल सल्फेट, लॉरियल सल्फेट है ना, लेकिन हमें उसकी इंटेंसिटी का नहीं पता ना, हम पढ़ तो लेते हैं हम बड़े। तो सर वही तो कैंसर काज कर रहा है। जिस भी चीज में अब आप फिर गौर कीजिएगा, आपने बताना है मुझे, जिन चीजों में कुछ भी करने से झाग निकलती है, शैम्पू भी गए थे फिर, या ऑफ कोर्स शैम्पू भी ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ सर्फ भी ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਦਾ है। पहले मेरे दांत सही कराएं, बंदों के दांत ठीक कराएं। ये जो टूथपेस्ट के अंदर वो जो जब हम उसको लगाते हैं और करते हैं ना पेस्ट, जी तो जितनी उसमें झाग बन रही है, तो हम कहते हैं कि यार जितनी झाग बन रही है उतना अच्छा है। हाँ, तो सुबह उठ के खाली पेट, अच्छा एक चीज चलें इसको एक लॉजिक देता हूँ, जब भी किसी को कोई ब्लड प्रेशर आई होता है या हार्ट प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज होती है उसके कार्डियक टाइप कोई ऐसा, तो डॉक्टर फौरन उसकी जुबान के नीचे गोली रखता है, नीचे रखता है। जी। और अगले ऐसे ही कुछ सेकंड में एंटीसिड होती है, कौन सी? जी भी वही भी होती है। और
उससे मुझे ये बताएं कि फौरी तौर पर पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है बंदे वो को, रखते ही इसलिए इसीलिए लम्हों रखते हैं, में, इसी में लगता है ना, लम्हों में। लम्हों में। हम्म, और जब हम सुबह उठते हैं, यानी मैं ये सिर्फ शो कराना था हाँ, कि ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इम्पोर्टेंट। हमारा, ये कितना लम्हों में ऐसे जी आपकी जी वो सारी चीज जी जी करता है। जी जी जी। तो अब मुझे ये बताइए कि वो जो हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं सुबह सुबह उठ के खाली पेट, बच्चे भी सारे बड़े अरे सब लगे जरूरी होते है, हैं। ट्वाइस अ डे एवरी डे। यस किन्ने आखे जिन्हें बेचनी है जिन्हें जिन्हें इश्तेहार देता है। सो वो जो हम कर रहे होते हैं और जितनी देर मुंह में वो झाग बनती है, आपकी जुबान सारा वो एरिया, नीचे पूरा पूरा वो मुंह आपकी जुबान से पूरी बॉडी में वो सारी चीजों को भेज रहा है कि पेनिट्रेट नहीं कर भेज रही, रहा? पेनिट्रेट हो रहा है, कर रहा है बिल्कुल ना, बिल्कुल तो हो वहीं रहा से तो फिर कैंसर आ रहा है आपको। यानी जिस भी चीजों में झाग है या झाग बनती है, डिटर्जेंट, है। सर्फ, साबुन, सर्फ, साबुन, साबन, सर्फ, शैम्पू, कपड़े धोने वाला, शैम्पू। शैम्पू। अच्छा, जब से शैम्पू आया बालों के मसाइल बढ़े हैं या कम हुए हैं? वधे ने सर ਵਧੇ ਨੇ बहुत, ना। हाँ हाँ। ठीक। और ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡੈਂटिस्ट ਤੇ मौज ਉਹ लग गई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ मौज ने, लग गई उनको तो, उनकी तो हाँ। अच्छा जब तक हम फिर वही बात आएगी सर, बैक टू नेचर। जब तक हम अपने आका अलैहिस्सलाम की उस हदीस के मुताबिक मिसवाक अल्लाह तक थे, अल्लाह अल्लाह, मुझे बताइए किसी के दांत में कोई मसला हुआ था? कभी सुना ही नहीं। 108-10 साल के, 105 साल पे मेरे दादाजी और 108 साल पे मेरे नाना जी दुनिया से गए हैं। आखिरी वक्त तक सर जिम्मेदार फैमिली महर तो वो असी है गए महर भी, तो आखिरी लम्हे तक सर मैं उन्होंने गन्ना गन्ना चूबदियां खुद वेख्या, दांतों से। खुद अब तो दांतों आज बच्चा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हमारी एज का तो चलो वो। बात की बात। और मुझे किसी ने अभी कल परसों एक पेशेंट आया तो वो कहता है यार महर तो असी होने तुसी ये महर भी क्यों लिख दे? मैंने कहा जी वो मेरे दादाजी को लानी पाली सी तो मार महर सन, फिर आगे वाला साहब ताया चाचा के हिस्सों में इतनी रहेगी, फिर भी चलो मार सन, मेरे हिस्से च अन्नी रहेगी। मैं कहा यार महर ते अन्नी पाली वाला हुंदा, मैं महर भी अल्लाह अकबर। अच्छा, वाह 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 वाह। तो बात यह है कि हमने टूथपेस्ट हदीस के मुताबिक ये है सर कि मिसवाक करो, ये मेरे आका का फरमान है, मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है। सफाई है। और हम एक ब्रश और पेस्ट पकड़ के सिर्फ दांतों की सफाई पे लगे हुए, मुंह की सफाई होनी है या दांतों की? तो मुंह की तो पूरे का पूरा मुंह, और मुंह तो है इट्स अ गेटवे फॉर एवरी डिजीज। आपके सारे चीजें मिसवाक के साथ हल हो रही हैं और नेचुरल वे है सारे का सारा। बैक टू नेचर होना पड़ेगा सर। जब से ये पेस्ट आई, ब्रश आया, तब से आप देख लें कि दांतों के रूट कनाल, दांतों के कुछ और भी हैं कुछ चीजें जिसमें नमक शमक हल्दी शल्दी ये वो सारा। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मेरा पूरा फार्मूला है इस पे। मैं लोगों को कहता हूँ घर बैठ के आप ही बना लो। हाँ जी, क्या है वो? कि आप 2 चुटकी हल्दी ले लें, 2 चुटकी आप नमक ले लें, और उसके बाद आपने जो है वो 2 यानी चुटकी हल्दी हो गई, नमक हो गया, और उसके अंदर आपने 1 या 2 लौंग पीस के बीच में वो ऐड कर लें। दालचीनी की पिसी हुई की 1 चुटकी बीच में, छोटी सी 1 चुटकी वो ऐड कर लें, और सरसों का तेल 2-4 कतरे उसमें डाल के उसकी पेस्ट बना लें। बाकी तो पाउडर फॉर्म है तो वो पेस्ट बन उसको उंगली के साथ या आप जो है चलो ब्रश में लगा ब्रश पे लगा लें और उसी ब्रश के साथ कर लें। ब्रश हैज टू बी सॉफ्ट, या सॉफ्ट वाला वो बिल्कुल वो वाला लेना। अच्छा, आप वही पे वही लगा के पेस्ट आपकी अपनी तैयार है, तो क्या जरूरत है कि हमने ये लॉरियल सल्फेट और इस तरह की चीजें लेके केमिकल सारे और अपने आप को कैंसर में धकेल रहे हैं। तो साबुन दी भी कोई तुसी रेसिपी दोगे कि साबुन वो भी तुसी कहते हैं झाग बन गई तो ये भी नहीं करना, तो शैम्पू भी तो नहीं करना, पता नहीं क्या मतलब। मैं आपके बेटे से बाद में बैठ के जो आया वह साथ पूछूंगा तू किस तरह जिंदगी गुजारना है, 10 मैनू। असल देखे ना, जब से हम शैम्पू पे गए, खवातीन के बाल किधर गए, मर्दों के बाल कहाँ गए, झड़ना शुरू हो गए। इस पे एक नया ट्रेंड आया, ट्रांसप्लांट का विग लगा लो, मुख्तलिफ चीजें। वो बाल सही ना करो, नए बाल लगवा लो, सारा कुछ ठीक है ना। अब चीज क्या है वो ये है कि हम जितना नेचर और फितरत के करीब रहेंगे हम ठीक है, जितना हम नेचर और फितरत से दूर होते चले जा रहे हैं हमारे लिए मसले बन रहे हैं। वो अभी देखते हैं कि गांव में भी जाए ना तो वो जो बंदा जो साबुन तो साथ लेके जाता है, उसने एक कोले के अंदर जो है ना वो दही रखा होता है, वो पहले बालों में दही जरूर लगाता है। ये क्या साइंस है?
सर हमारी माएँ अच्छी बात है उस कि दौर क्या है? में लस्सी के साथ औरतों के बाल धोती बाल होती थी, धोती हैं। बेटियों के बाल लस्सी के साथ लस्सी के धोते साथ। थे और इतने शैम्पू से ज्यादा अच्छा रिजल्ट अच्छा था। रिजल्ट आता और सबसे बड़ी बात ये कि बाल इतने लंबे होते लंबे थे होते थे, कि हाँ। वो हाँ, टखने तक टखने लगते तक, थे हाँ। औरतों के उस दौर में। औरत के बाल लंबे ना हो लंबे हो ये पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा मेरे सारे जन्मों है, मुझे कोई पता नहीं, मैंने कलर कोई नहीं कभी भी कोई नहीं नहीं लगवाया। वैसे चल रहा है। एक नंबर 2, मैं अपने सैलून के ऊपर जब जाता हूँ तो मुझे हर 15 दिन के बाद या 16 दिन के बाद या 14 दिन के बाद उसके पास जाना पड़ता है और जितनी बारीक मैं यहाँ से इधर उधर से कटिंग सारी वो करवाता हूँ, वो हैरान होता है, कहता है जी इतनी जल्दी तो ये बाल आते ही नहीं, आपके आ कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? चूंकि मैंने एक तो मैं डेली नहाता हूँ और दूसरा ये है कि मैंने नहाने के बाद थोड़ा सा तेल हाथों पे लगा के मैंने बालों में लगा के गिले गिले बालों में लगा के उसके बाद मैंने ब्रश अपना ब्रश सेट करना। वेट करके फिर मैंने तौलिया शोलिया जो भी बाकी यूज करना है वो है, हम्म, डेली रूटीन है। रूटीन है। उसके बाद मैंने रात को हफ्ते में 2-4 दफा मुख्तलिफ टाइम में मैंने रात को हेड मसाज करवाना है, कंधे मसाज कराने हैं, बाजू करवाने हैं, टांगे करवानी है और वो मसाज करवा के मसाज करवा के, हाँ। अच्छा फिर मैं पूरी रात वो तेल मेरे लगा रहता है। अब पूरी रात आपके बालों में जब आप मसाज करवाते हैं तो ज़ाहिर है अच्छा खासा तेल लगवाते हैं और वो उसमें, हाँ। करते हैं और उसके बाद सुबह उठें और आप नहाएं और नहाने के बाद आप फिर थोड़ा सा फिर तेल थोड़ा सा लगाएं, लगा ले। लगाना पड़ता है, मैं लगाता हूँ, ठीक है। और आपको वो भी याद होगा दौर कि जब खवातीन ना एक दूसरे कतार में लाइन में बैठकर वो दादियां वो हमारी तेल नानियां चसदियां सन जिन्हों कहंदे ने। सर देसी घ्यो चसदियां सन, चसदी सन, हाँ। ठीक है। वो क्या करती थी, देसी घी। देसी घी लेना और उसको किसी वो बर्तन में डाल के कौली में, हाँ। किसी में, और उसके अंदर उन्होंने 5-7 2-4 बादाम तोड़ के उसकी गिरियां निकाल के ताजा बीच में 2-4 हाँ। गिरियां रख देनी और उसको चूल्हे पे रख के जरा थोड़ा सा लूक वार्म कर लेना। वो जलते रहने देना। जब बादाम जरा काले हो जाते तो उनका असर भी निकल आता था उसमें। फिर वो बैठकर लाइन के अंदर ना एक चारपाई पे बैठी है, दूसरी उसके पीछे उसको तेल वो देसी घी लगा रही है, जो चारपाई पे बैठी है उसको लग रहा है, उसके नीचे एक पीढ़ी पे बैठी है उसको भी लग रहा है, उसके आगे एक और जमीन में बैठी है, चौकी पे बैठी है, चौकी तो वाह वाह वो उसको लग रहा है, उसके आगे एक जमीन पे बैठी है उसको भी लग रहा है, उसके आगे एक और छोटी बच्ची बैठी है, 5-7 इस तरह एक लाइन में औरतें जो है ना वो एक दूसरे के साथ, सर वो मोहब्बतें थी, वाह वाह वाह, और वो चीजें कमाल की थी, ना कभी दिमाग की खुशकी ना कभी कानों की खुशकी, और वही वो जो घी होता था उसके 2-4 कतरे माओ ने इधर बच्चों को माओ ने इधर डालने, वो हमारे डलते रहे कान के अंदर, हाँ। कान के अंदर डलते थे। आज एक डॉक्टर उठ के कहता है नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं, सब इससे परे ले जाओ, ये कान में नहीं डालो, ये सुरमा नहीं डालो। ऐसा इडियट है ना वो कि जो ये कहता है कि सुरमा भी नहीं डालना, वो मेरे आका की सुन्नत है यार। ये तो चैलेंज कर दिया, नेचर को चैलेंज कर दिया, वही जो बात होगी उसमें। अभी तो जो ये एक और मिथ भी आई है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो आप हाथ धोते हैं तो ये जो आप बैड बैक्टीरिया इसको वाइप आउट कर देते हैं, लेकिन उससे गुड बैक्टीरिया भी चला जाता है। अब वो मेरे ख्याल साइंस कोई नई चीज इजाद करेगी और वो फिर हमें उसके पीछे लगा देगी, एक नई चीज आएगी, फिर हम उसकी बत्ती के पीछे लग जाएंगे और वो चीजें बिकना शुरू हो जाएंगी। देखें आपने फरमाया कि मुसाफा करो, एक दूसरे के साथ सलाम में पहल करो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ, हैंडशेक, ठीक, हैंडशेक। तो जो गुड बैक्टीरिया हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये बैड बैक्टीरिया किधर से आ गया, ये वाला जो हमें ये आ गया, और ये जो कह दिया गया ये वायरस है, जरासीम है, बैक्टीरिया है। सर ना कोई जरासीम है, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरस है। अगर आप 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मेरे साथ इत्तेफाक कर लें कि कोई जरासीम नहीं है, फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, हम इस कौम को जरा सिखाना कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर 1 मिनट के लिए सारी कौम मान ले के आज पूरे पाकिस्तानी मान ले कि जरासीम कोई नहीं है, मान ले एक दिन के लिए मान ले, तो कल मुझे बताएं कितनी जरासीम कुछ अद्वियात या वो जो चीजें हम करते हैं इनकी कीमतें सर टके टोकरी हो जाएंगी, कोई नहीं करेगा। तो चीजें बेचने वालों ने ये हमें इस तरफ लगाया या क्या हुआ है? फिर एक मुझे बड़ा गिला है आपसे और बड़ा मैं शिद्दत से आपको मैं इस बात पे कहूंगा कि यार ये आपने बाकी सारी चीजें चलें कोई बात नहीं, तो उसी आलू गोश्त की पाबंदी लाती है, हाउ डेयर यू।
ओह okay. I'm sorry to be that सर rude, आलू, but I have to be. ओके ओके ओके, आलू आप गोश्त आलू बंद गोश्त के कराते हैं लवर जिसे- हैं, मुझे ये नहीं यार पता मैं दस रहे हैं सर, मेरे अच्छा, आंसू इसको निकल आए सर देखें, मेरे तो ये सुन के। देखें आलू जो है ना, ये वो आलू लाए ना सर आप, जो किसी दौर में आपको याद होगा, आपका बचपन, मेरा बचपन, वो माँ का दौर, वो जी जरा जी जी जरा गौर मारें एक जी दफा। जी। तो छोटे छोटे जैसे आजकल अलूचा होता है, आलू बुखारा छोटा, वो अलूचे वाला साइज, उस तरह का छोटे छोटे गोल गोल आलू हुआ करते थे, वो कहाँ गए? वो कहाँ है? वो लेकर आए जो हमारी माएँ उस वक्त उबालती भी थी, उबाल कर उसको साबुत ही छिलका हम हाँ उतारते जी। थे और वो उसको शोरबे वाला बनाती थी। बनाते हैं। और मसाला वगैरह बनाने से पहले वो हम छील छूल के जिसमें रखते थे, हम एक दो उठा के निकल जाते थे। फिर वो थोड़ी की देर बाद उसका ध्यान इधर उधर होता था, फिर वो उठाने आगे से डोई पड़ रही थी, तेरी क्या किधर, अभी नहीं। अच्छा, फिर वो आलू हम लेके जाते थे, गायब कर लेने, हमें भी दाव पे जाते थे, पता उनको भी होता था। तो हम ले जाकर वो जो कुंडी च मिर्चा कुटियां होती सी, पीठी टाइप जो होती थी, वो हमने कहीं से वो भी कुंडे से चुरानी, उसमें 2-4 लेमन के कतरे डालने, उसको थोड़ा सा खट्टा सा करना, और वो आलू उसके साथ इधर उधर ले जाके जब हम खाते थे, सर वो आलू चाहिए ना वापस, वो आलू हो। अब वो आलू का साइज है, ये बता दें। नहीं, वो आलू तो इतना इतना बड़ा आलू, और सारा अब इतना बड़ा आलू तरह क्यों हो गया? इसलिए कि उसको जो खुराक वो आप लगा रहे हैं ना, जो उसको खुराक दे रहे हैं उसकी आलू को, वो खाद है जो फर्टिलाइज कर रहे हैं, वो खाद सर आपकी इस वक्त जो है 12 से 14, 14 से 16 बोरी खाद, सर आप किसी से पूछ लें, 1 एकड़ में नहीं लग रही आलू के लिए। और पूरे 1 एकड़ जमीन में, 1 एकड़ जमीन में पूरे साल में किसी भी फसल को, चारा हो, जनास हो, खाने वाली हो, किसी जानवरों के लिए हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, किसी भी फसल को 1 एकड़ में मैक्सिमम जो खाद लगती है, 1-1.5 बोरी, 1.5-2 बोरी, 2, 2.5, 3 बोरी, 4 बोरी मैक्सिमम। ये आलू की फसल है जिसको 12, 14, 16 बोरी तक खाद लग रही। ये वजह क्या है? जिस तरह से ब्रॉयलर मुर्गी को फौरी तौर पे आपने बड़ा करना है, तो आलू को भी आलू सारा बड़ा बड़ा और इस तरह से हो रहा है कि भारी हो जाए, ज्यादा हो, बड़ा हो, और आपका वजन में ज्यादा जाए, पर एकड़ यील्ड के चक्कर में, उसमें तो उस चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। तो उसमें पड़े हुए ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? दुश्मन कौन है? इंसान का दुश्मन हुआ पड़ा है। वो दुश्मन इंसान का नहीं, अपना खुद हुआ पड़ा है। अब किसान को मैं ज्यादा बताता हूँ, किसान को जो स्प्रे सब्जियों पे करनी है वो महंगी है, क्योंकि वो उसके ऊपर छिड़की जाए तो इंसान के लिए मतलब उस तरह की है कि वो कर भी सके। अच्छा, वो महंगी है, और किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो परचेज कर सके, वो एक्चुअल वाली ले जो इंसान ने जिसको वो खाना है, चाहे वो सब्जियों की हो, फलों की हो। वो क्या करता है? वो गया कपास की सुंडी मारने के लिए स्प्रे करने, तो वो पीछे उसने मशीन डाली हुई है और वो एक हाथ से वो पंप है और उसके साथ वो स्प्रे कर रहा है। अच्छा, उसने देखा कि मेरी ये सारी जो भी कपास की फसल है, फर्ज करें हम कपास की बात करते हैं, उस पे हो गई, एक मिसाल ठीक हो गई। उसके बाद वो अब निकला वहां से और उसने थोड़ा सा 2-4 उसमें डब्बे पानी और डाला पीछे, थोड़ा सा वही स्प्रे बचा ली, कुछ एक्स्ट्रा डाल लिया पानी, थोड़ी सी वहां से बचा ली, और जाते जाते वो गोभी पे, जाते जाते वो भिंडी पे, जाते जाते वो जो भी उसकी कोई पालक है, कपास से कपड़ा बनना है और ये बाकी को हमने खाना है। अच्छा, वो जो उसकी वो सब्जियां लगाई हुई हैं या उसके जो फल हैं, वो उनके ऊपर भी वही छिड़क के निकल जाता है। वो कहता है यार उधर एडी जबरदस्त सुंडी मार दे, इत्थे भी कुछ नहीं, सुंडी है तो इधर भी होंगी, भी मार जाएंगी। लेकिन क्या वो वाली हम खा सकते हैं? वो क्या करे ना, उसको तो सर वो तो बेचारा मस्कीन हुआ पड़ा है, परेशान हुआ पड़ा है। वो रात दिन एक करके आपके लिए कोई सब्जी उगाता है, ठीक, और वो सब्जी वहां से जब वो मंडी में पहुंचती है तो आड़ती उसके साथ क्या कर रहा है? आड़ती उससे लेता है 10 रुपए किलो, और फिर वही आड़ती सुबह जो है वो बेचता है उसको 200 रुपए किलो। तो जो रात दिन खेतों में काम करता है, रात को पानी लगाता है, और रात को वो जो है वो सांप और बिच्छू और मुख्तलिफ चीजों के साथ भी सामना करता है, जंगली जानवरों के साथ भी सामना करना है, उसको क्या बच रहा है? तो ये जो आड़त सिस्टम है बीच में, वो जो स्टोर कर लेता है और वो स्टोर करके अपनी मर्जी से निकालता है, अपनी मर्जी से रेट निकालता है, अपनी मर्जी से बेचता है।
तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो इस्लाम ने कही गई वहाँ ये वाला जो किरदार कर रहा है, तो फिर वो क्या करे बेचारा, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरे और आपके लिए, बल्कि उसने खुद भी वो पालक खानी है, उसने खुद भी वो भिंडी खानी है, मजबूरी है, लेकिन वो फिर भी वो उसके ऊपर वही वाली वो तेज जहरीली मार, कीड़े मार अद्वियात जो कि फसल पे होनी है, सब्जियों पे या फलों पे नहीं होनी, वो बेचारा ना करे तो क्या करे। तो और चीज़ ये हुई है कि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ तरह के चीज़ें कर रहे हैं और फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिट फास्टिंग कर रहे हैं और बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, और कहते हैं कि इससे ये हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि इंटरमिट फास्टिंग कैन बी फेटल, इट कैन बी इट कैन कॉज हार्ट अटैक एज वेल। देखिए सर, बात यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दे दी है ना, मुझे उसको फॉलो करना है, और वो ये है कि आपका फरमान है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे, ये हदीस है। तो हमें अपने करीम आका की उस हदीस को फॉलो करना है। हमें क्या लगे इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, आप उस तरीके से फास्टिंग करें जो रोज़ा है। सवाब भी है, रूह के लिए भी है और जिस्म के लिए भी। और बीमारी के बारे में फरमाया कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। किसको ये जुमला किसके लिए? तंदुरुस्त के लिए या बीमार के लिए? ये बीमार के लिए कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो हमें रोज़ा रखना है। अच्छा, अभी जो है ना वो बहुत सारे मुल्कों के अंदर मैंने देखे डे फास्टिंग सेंटर्स बनाए गए। अरे, और मुसलमानों की तर्ज पे उन्हें सुबह से लेके शाम तक, सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक उन्हें फाके में रखा जाता है। अच्छा, इसका एक और बड़ा फायदा है जो मैंने भी देखा है, वो डे फास्टिंग सेंटर्स में भी देखा है, समझ आती है कि पेशेंट्स को आप सारा दिन रोज़ा रखवा लो, फाका कराओ फास्टिंग, और उसके बाद शाम को आप उसको अफ्तारी दो, और उसके बाद उसको जो भी उसने खाना है, जितना को उसको खाना है वो खिलाओ, थोड़ा खिला दो, और उसके बाद आप उसको दवाई दो, और उसके बाद वो सो जाएगा। सुबह सहरी के वक्त उसको उठाओ और उसको सहरी करा दो, और उसके बाद उसका रोज़ा रखवा दो। मुझे बताएं, रात को कम खाएगा या दिन को टका के खाएगा? दिन को ज्यादा, दिन को खाता है। तो वो एक फर्क है, और हमें उसमें देखना है। मुझे दूसरे की किसी थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन क्या कह रहा है। जो मेरे करीम आका का फरमान है वो हरफे आखिर है सर, और वही रहना क़यामत तक। ये कई चीजें इस तरह की आई और कई गायब हो गई, क्योंकि वो किया जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो 16 आवर्स का अगर वो फास्टिंग टाइम है तो वो दैट स्टार्ट फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग। यस, तो वो हमारे लिए तो है कि दिन का सारा टाइम वो फास्टिंग, तो हमें उसको देखना ना। फिर वैसे भी वो फरमाने रसूल भी है, उस पे ईमान भी है, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली देखा जाए। अच्छा, ये जो डाइटिंग करते हैं, बहुत सारी आजकल लड़कियां हमारी डाइटिंग के चक्कर में, नौजवान हमारी, डाइटिंग उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो खाना छोड़ते हैं, पीना नहीं। बीच में पानी शायद सारा कुछ करते हैं ना, कुछ जूस भी बीच में ले लेते हैं। उन्होंने खाना छोड़ दिया, पीना लेना है, और उससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, आपके मसल जो है वो वीक होते हैं, और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने की तरफ भी जाती है, और आपका वक्ती तौर पे वजन अगर 5 किलो 7 किलो कम हो गया तो वो बड़ी खुश है, ये बड़ा खुश है लड़का, बड़ी कामयाबी हो गई, बड़ी कामयाबी होगी। और जैसे ही उसने वो थोड़ा सा छोड़ा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ, जरा सा भी हुआ तो वो 5 किलो की बजाय 10 किलो पे 10 मैं तो करता रहता हूँ, मैं तो लव हेट रिलेशनशिप चल रहा होता है फूड के साथ, 10 किलो बढ़ चुका होता है, 10 किलो बढ़ चुका होता है। तो फिर क्या फायदा ऐसी भी वो यानी इस प्रोसेस को करने का। तो रोजा रखो सेहत याब। तो आपका मतलब है कि रोजा जो है, रोजा अगर नॉर्मली देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर देखें तो तकरीबन 11 रोजे बनते हैं हर महीने में। जी ऐसे ही है, जिसमें याम बेस भी आते हैं, जिसका जो चांद की 13, 14, 15 है, और उसके बाद एवरी थर्सडे एंड एवरी मंडे, तो ऑलमोस्ट 13 से 14 11 से 13 रोजे जो है तो हर महीने में आते हैं। तो रखे ना। जो कहता है कि मुझे शिफा नहीं मिल रही, वो कहता जो किसी भी तरीका इलाज पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, फेड अप हुआ पड़ा है, रखे ना रोजे इस तरीके से जो आपने जैसे फरमाए, रखे इस तरह। ना शिफा मिले तो सर
अल्लाह ऐसा अकबर, हो ही अल्लाह नहीं अकबर। सकता। एक और रिसर्च भी आ रही है, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक और रिसर्च भी आ रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हम अरसे से खा रहे हैं, जिसमें काजू भी हैं, बादाम भी हैं, अखरोट भी हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये चीज़ें जो है ये भी हार्म कॉज कर रही हैं, क्योंकि ये एक टाइप का बीज है, और बीज के हिसाब से वो कहते हैं कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारे जो सीड्स हैं जिसको हम अभी तक समझते आए हैं कि ये बहुत हेल्दी मटेरियल है सारा कुछ। और बाकी चीज़ों की भी अगर आप इन चीज़ों का इंटेक रोज़ाना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि इतनी हाई पोटेंसी इसके अंदर होती है बीज के अंदर, क्योंकि बीज नहीं, पौधा बनना होता है, पौधा बनने के बाद उसने आगे फल निकालना होता है। तो आप बीज तो बहुत ज़्यादा एक एटम बम होता है, और आप अगर ये खा लेते हैं, अखरोट भी ऑब्वियसली, या जिस तरह से बादाम है या काजू है, ये सारी चीज़ें, तो ये ड्राई फ्रूट जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल इसके तो पास मत जाएं। तो अगर फिर आपके सर पास, अगर कोई घर में पड़ा हुआ है तो किसी को गिफ्ट भी ना करें, इसको जो है वो गड़े में दबा दें। तो अल्लाह ने क्यों गाए? मैनू की पता, तुसी अल्लाह ने दसोगे। क्यों गाए फिर? खाने के लिए ना। उसने कहा कि बहुत नहीं, सारे सीड्स वगैरह तो फिर हम सेब के सीड्स क्यों नहीं खाते हम उसमें? नहीं नहीं सर, देखें जो खाए जाते हैं ना उस पे हमें बात बात करनी है ना, करनी जो है। नहीं खाए जाते। फिर अगर ये वाली बात है तो फिर कनक भी छाड़ दे, वो भी तो बीज सीड है ना, ऐसे, वो हाँ, नहीं अंदर उगता, वो नहीं, हाँ हाँ, वो भी उगता है, फिर उसको उगता भी छोड़ दें। है। और भी बहुत सारी चीजें, मकई क्या है, फिर हम्म, खाएंगे क्या? बात ये नहीं है। ये वो वाली बात है कि जैसे किसी ने हमें कहा ना, वो जो कहता है कि मतलब ये वो कहता है कि इसमें से तो इन इन बीजों से तो पौधे उगते हैं, इसलिए नहीं खाओ। इसलिए वो अंडा भी वो खिलाना चाहता है जिस अंडे में से बच्चा नहीं निकलता, नहीं निकलता, सफेद अंडा, हाँ हाँ, ब्रायलर। ब्रॉयलर, हाँ। तो बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी आती हैं, उनके पीछे उनकी एक हमें उसका बैक पे देखना है कि इसके पीछे इसका नजरिया क्या है। उसके पीछे सर ऐसी ऐसी बायोलॉजिकल वॉर, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं तो हमें सोच ही नहीं। दूसरी बात यह है कि वो जो ये इन चीजों की बात करता है कि ये ना लें, तो फिर क्या लें? ठीक। और वो बीमारियों को बिगाड़ना, बढ़ाना चाहता है। उसके पीछे उसका अपना एक बिजनेस है, उसकी अपना अपनी एजेंडा दवाइयां, होगा उसका उसका। अपना एक एजेंडा है। वो इस तरह की चीजें छोड़ता है, वो इस तरह की चीजें देता है। कितनी कितनी ऐसी चीजें आई जिन्होंने ये कहा कि फलां चीज खाओ ये नहीं होगा, फलां खाओगे ये ऐसे नहीं होगा, फलां खाओगे ऐसा नहीं होगा। और हम उसको जब अपने एंगल से देखते थे, हाँ, फितरत और नेचर में तोलते थे, तो हमें पता चलता था कि नहीं, ये रोक रहा है। किसी ने रोका ना कि देसी घी में प्रॉब्लम है, तो फिर देख लें प्रॉब्लम दुनिया वापस आई, घूम फिर के सारा कुछ है आई वापस ना। देसी घी पे आ अब गया। कार्डियोलॉजिस्ट कहता है, हाँ, अब रिटायर्ड हो गया हुआ है, पेंशन अभी भी लेता है, लेता तो फिर कहता है कि नहीं, देसी घी हमें ठीक देसी घी लेते रहना चाहिए। चाहिए। तो जब तुम सरकारी तनख्वाह के ऊपर थे, उस वक्त क्यों कहते थे नहीं खाना? उस वक्त नहीं उस खाना। वक्त कहते एक कतरा भी खाओगे मरना है, हम्म, हार्ट अटैक हो जाएगा, फलज हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। यार तुम्हें ये नहीं पता कि जिसको मेरे करीम आका ने ये फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है घी, देसी घी बतौर दवाई शिफा, जिसको मेरे नबी ने शिफा फरमाया हो, उसको तू आज का अकल का अंधा, तुझे ग़िज़ा की किताब नहीं पढ़ाई गई, तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, ग़िज़ा की किताब तो पढ़ाई नहीं गई, और तू उठ के कह रहा है कि देसी घी में बीमारी है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल ही डलवा ना, इंजन में ऑयल ना डलवा, फिर देखता हूँ इंजन सीज होता है कि ठीक चलता है। ठीक चलता है। ओए अपनी फितरत सर, अपनी फितरत नेचर के साथ तो हम पंगा कर रहे हैं, रोज मुख्तलिफ चीजों के साथ छेड़खानी। हाँ, ठीक है, ये मोबाइल पड़ा है, लोग इस वक्त मोबाइल पे अपने अपने ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, फिर पता है कहते हैं, जब मुझे कहीं कहीं नजर आ, मैं कहीं नजर आता हूँ, कहते हैं ओ भाईजान गल सुनो, तुसी वो ही नहीं हर दो तो बाद ਤੁਹਾਡੀ वीडियो तीसरी ਤੁਹਾਡੀ। मैं कहता हूँ हाँ, कहते हैं यार आप इतनी फितरत की और इस तरह से बात करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें मना करते हैं, क्या करें? मैंने कहा फितरत को क्यों छेड़ रहे हो? कहते जी कैसे छेड़ रहे हैं? मैं क्या, आपके हाथ में क्या है? मोबाइल। ये जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है ना, जरा ऐसा करो ना, इसको जब आप चार्जिंग पे लगाते हो, इसको जरा ओवर चार्जिंग करो, करो ओवर चार्जिंग, बैटरी हीटअप भी होती है। हीटअप हुई, बैटरी गई, फिर वो जी दोबारा वो नहीं लगनी सर, जिन्नी मर्जी बदल दे रहो, रिपेयर्ड ही रहेगा। तो हम अपने आप को ओवर चार्ज कितना कर रहे हैं, खा खा के ओवर चार्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज है, आप चार्जर लगाते हैं, वो चार्जर के पीछे एक वो अडॉप्टर टाइप है, ठीक है ना, अगर वो अडॉप्टर निकाल दो डायरेक्ट लगा, सर एक बारी तार डायरेक्ट ला के ते देखो, जुरत करो जरा, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਖਤਮ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਲਵੋ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਲਓ,
उस जग पानी के अंदर अपना मोबाइल पकड़ो और सिर्फ ऐसे करके ऐसे निकालना है स्पीड से, एक दफा ऐसे ले जाओ पानी में और बाहर निकालो, छेड़खानी करो, हाँ जरा ऐसे नेचर ना दे मोबाइल देना, फिर पता लगे। अपने इस बॉडी के साथ सर हम दुनिया के सारे तजर्बे उल्टे पुल्टे किए जा रहे हैं और उधर कुछ नहीं करना चाहते। True that, हाँ। उधर कुछ नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही। इसमें एक और चीज भी कही जाती है कि जब फल खाना है तो एक वक्त में एक फल खाना है। यस। और वो जो फ्रूट चाट या मिक्सचर या वो सारा कुछ बनता है वो नहीं, फ्रूट चाट नहीं करना, इसलिए कि देखें डिफरेंट फल हैं, उनके डिफरेंट मिजाज हैं, उसके मुताबिक रहना है। उनके कोई किस तरह का मिजाज है, किसी का कुछ तरह का मिजाज है, तो उस पॉइंट से उसको जरा उस तरह से रखना है। वो जो नट्स की आप बात कर रहे थे ना, मुझे एक और बात याद आ गई इसमें कि इस वक्त आप देखें कि दुनिया में ज्यादा, आपने मुझे यस नो करना है, दुनिया में ज्यादा बादाम बिक रहा है या गिरी? गिरी भी, बादाम तो नहीं बिक रहा, बादाम से निकली हुई जो है गिरी बिक रही है ना। तो सर गिरी हमारे लिए नुकसानदेह, ये मैं भी कहता हूं। कैसे? कैसे कि मेरे अल्लाह ने जब ये फरमाया ना उम्दा और तरोताजा खाओ, तो कुरान में जब अल्लाह ये फरमाते हैं तो अल्लाह आपको बादाम उम्दा और तरोताजा दे रहे हैं। गिरी वो एक संदूक टाइप लकड़ी बनी हुई जिसके अंदर गिरी को प्रिजर्व किया गया मेरे अल्लाह ने। सर वो ऐसे नहीं उसके ऊपर वो संदूक सा लकड़ी बनी। So same goes with अखरोट as well? या ऑफ कोर्स, वो भी खुद तोड़ यानी बादाम लो, साबुत लो, तोड़ो और ताजा गिरी खा लो जितनी खानी है, बाकी बादाम पड़े रहने दो। अगर प्रिजर्व चाहिए उसमें सर हम गिरियां खरीद रहे हैं, उसके अंदर मुझे बताएं कि चिकनाई है, ऑयल खत्म हो गया, तो फायदा उसकी प्रोटीन लैमियात उसके अंदर सारी जो भी थी वो खत्म हो गई। तो उल्टा जिस चीज में पहले जिस चीज में चिकनाई थी, बाद में जब उसमें ड्राई नस आएगी तो क्या उसके अंदर फंगस नहीं आएगी? वो फंगस आ चुकी है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। इसलिए कहते हैं बादाम रात में भिगो के रखो, गिरी रात में भिगो के रखो, क्योंकि वो इतनी ड्राई हो गई थी उसकी तासीर चेंज करनी थी। वो इसलिए कि कुछ लोगों को आपको वो बादाम इस तरह खिलाने पड़ते हैं कि उसकी तासीर मोतदिल कर ले, वरना आप वो बादाम छिलके समेत खाएं, कोई इशू नहीं। लेकिन बादाम तोड़ के ताजा गिरी निकालो, अल्लाह आपको उम्दा और तरोताजा दे रहा है, तो क्या जरूरत है अमेरिकन गिरियां लेने की? क्या जरूरत है गिरियां निकले होने की? सिर्फ पता है आलकस क्या है, क्या हम कहते हैं लाए कौन तोड़े, एक बादाम कौन तोड़े, फिर उसमें से गिरियां निकालें, फिर वो जो बादाम लाएंगे तोड़ेंगे, गिरियां कितनी निकलेंगी, और सस्ता जरूर है लेकिन वो कहता है जी गिरियां अगर महंगी हैं तो वही भाव बन जाती है, तो वो तोड़ना नहीं चाहता सर आज का इंसान। बादाम लाएं, साबुत रख छोड़ें, आपको हलवा सूजी खीर जिसमें भी डालें या खुद खाने हैं तो जितने जिस वक्त चाहिए उसमें से छिलका तोड़ के उसमें से वो निकाल कर फ्रेश गिरी लें, वो ठीक है। आप अखरोट लें, गिरियां ना लें, आप अखरोट लें साबुत, उसको तोड़ें, गिरी निकाल लें। आप चलगोजा लें, काजू लें, जो भी पिस्ता है, मुख्तलिफ चीजें वो ऑलरेडी वो भी सर इस तरह से। मैं उसके अफ्रीका में बाग देख के आया हूँ, फिर के आया हूँ उसके काजू के। यस, वाह वाह वाह। अच्छा काजू का जो जूस है ना उसका, उफ वाह वाह वाह, अच्छा। सर अफ्रीकन रीजन में आपको लोग वो काजू का जूस निकाल कर उसके फल में से, फल होता है पीछे, जूस आगे, बीज थोड़ा सा तो ऐसे बाहर नहीं, ऐसे करके ना ऐसे उसमें से ऐसे यहाँ ऐसे करके यहाँ से वो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला, बाकी वो फूल टाइप उसका बड़ा कमाल का फल है सर उसका। वो उसका जो जूस निकालते हैं और वो शीशे की बोतलों में डालकर, वाह वाह वाह, जैसे हमारे यहाँ ये दूध की ठंडी बोतलें या चीजें इस तरह की मिलती है ना, वहाँ वो इसका जूस लोग निकाल कर और बस स्टॉप पे और वो उस तरह से उसके इर्द गिर्द खड़े होके वो वहाँ बेच रहे हो, तो इतने कमाल का जूस है ना सर। वाह 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 वाह। तो वो चीजें हैं, वो चीजें यूज करें, जो यूज करनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह कभी और लोगों के क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आपको ज़हमत देंगे। व्यूअर्स यही है जो मैं हर बार ही कहता होता हूँ, और मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा अपने पॉडकास्ट में जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं उनको ज़्यादा मदऊ करें, और वो बेसिक मकसद यही है कि योर बॉडी इज़ ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव, सो यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।